सो फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 104 से अब हम शुरू करेंगे। सो फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 104 टू 150 तक का जो सफ़र है वो आप हमारे साथ सफ़र करेंगे। सो दिस इज़ योर कैप्टन स्पीकिंग, फास्टन योर सीट बेल्ट। आगे थोड़ा टर्बुलेंस आने वाला है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। सो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 को शुरू करते हैं। 104 में क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया जीडीपी ग्रोथ एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2024। इकोनॉमिक सर्वे मतलब आर्थिक सर्वेक्षण जो 2024 में हुआ है, उसके हिसाब से इंडिया का जीडीपी ग्रोथ के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया, उसको कंसिडर करने बोल रहा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इंडिया का जो रियल जीडीपी जो है वो ग्रू बाई 8.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024। यहाँ पे आपको क्या समझना है कि जीडीपी क्या होता है, व्हाट इज जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि आपके जो डोमेस्टिक बाउंड्री है आपके कंट्री का, उसके में कोई भी प्रोडक्ट अगर फाइनल हो बन जाता है तो कितना जो टोटल बनता है जो बाउंड्री के अंदर, आपके जो डोमेस्टिक बाउंड्री उसके अंदर, उसी को क्या बोलते हैं हम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, अब ये दो तरह का होता है, एक होता है रियल जीडीपी और दूसरा होता है नॉमिनल जीडीपी। आप सब लोगों ने रेजोनेंस में इकोनॉमी के मॉडल में पढ़ा होगा जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है। आपको हम एक ब्रीफ आइडिया दे रहे हैं रियल का और नॉमिनल का। नॉमिनल क्या होता है, जो करंट वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है, करंट वैल्यू को कंसिडर किया जाता है, मतलब कि अभी का जो प्राइस चल रहा है उसको, जब अभी का हम प्राइस किसी भी प्रेजेंट मार्केट प्राइस देखेंगे, इसका मतलब क्या होगा, उसमें इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है वो क्या होगा, एडेड होगा। इट मीन्स जब हम बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की, सो द इन्फ्लेशन विल बी एडेड। बट व्हेन वी टॉक अबाउट रियल जीडीपी, मतलब हम किस चीज़ पे निकालेंगे, फिक्स प्राइस पे, हम एक बेस प्राइस पे निकालेंगे। एक जैसे 2011 पे हम लेते हैं रियल जीडीपी का निकालने के लिए, तो 2011 में एक प्राइस सेट कर देंगे, उसी प्राइस पे हम कैलकुलेशन करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स प्राइस। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हम फिक्स प्राइस बोल रहे हैं तो आप खुद से समझेंगे कि इसमें क्या है, इन्फ्लेशन जो है हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, है ना। आप प्राइस को सेम रख रहे हैं तो क्या है, महंगाई को आप जोड़ नहीं रहे हैं, इसका मतलब। तो जब भी आपको रियल जीडीपी की बात करें तो दो तरह से पूछ सकता है कि फिक्स प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, दूसरा इन्फ्लेशन को क्या किया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है, दूसरा नॉमिनल। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि इंडिया का जो रियल जीडीपी है वो ग्रू बाई 8.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024। क्या ये सही बात है? तो यहाँ पे देखिए जीडीपी ग्रोथ के बारे में लिखा हुआ है कि 2023-24 में 8.2% से क्या क्या है, ग्रोथ किया है। इसका मतलब यहाँ तक जो है हमारा क्या है, वो सही है। आगे क्या बोला जा रहा है कि एक्सीडिंग द 8% मार्क फॉर द थर्ड टाइम इन द पास्ट 4 ईयर्स आफ्टर द पैंडमिक। अब देखिए यहाँ पे अगला जो इसका जो लाइन है वो क्या है, गड़बड़ हो गया। क्या बोल रहा है कि 8% मार्क जो है, जो जीडीपी का जो 8.2% है, तो उसी तरीके से 8% का जो मार्क है वो तीसरा बार क्या किया है, एक्सीड किया है आफ्टर पैंडमिक लास्ट 4 ईयर में। नहीं, लास्ट 4 ईयर में नहीं, ये क्या है, लास्ट 4 क्वार्टर में, है ना। 3 आउट ऑफ 4 क्वार्टर्स में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ये 8% का मार्क एक्सीड किया, ना कि 4 साल में। तो ये क्या हो गया, हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि रियल जीडीपी इन 2024 वॉज 20% हाइयर देन 2020 लेवल, अ फीट अचीव्ड ओनली बाई ए फ्यू मेजर इकोनॉमीज। ये क्या है कि 2024 का जो रियल जीडीपी है वो 2020 के लेवल से 20% क्या है, हाइयर है। अब फीट जो है इस तरीके का जो 20% से जो हाइयर होने का है, वो फीट जो है बहुत ही कुछ कुछ मेजर इकॉनमी में अचीव किया गया है। ये क्या है बात, ये बात जो है सही है। आप सब पढ़े होंगे इंडियन इकॉनमी, जो आप जब देखे होंगे उसमें ये सब लिखा हुआ था। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ 4 ईयर्स आपको ध्यान से पढ़ना है। ये क्या है, 4 क्वार्टर होता तो सही हो जाता, ये गलत है और ये क्या है, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। अगर हम थोड़ा सा बात करें इकोनॉमिक सर्वे की, तो ऐसे तो जनरली आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो कब आता है ना। लेकिन इस बार जो है थोड़ा डिफरेंट डेट पे आया है। कब आया है, जुलाई 22 को, जुलाई 22 को आया है। जुलाई 22 को और क्या था, फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून सेशन, फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून सेशन था। और आपको पता है कि जिस दिन सर्वे आता है उसके अगले दिन ही क्या आ जाता है, हमारा यूनियन बजट आ जाता है। तो यूनियन बजट कब आया,
23 जुलाई को। इस बार ये डेट ध्यान रखिएगा, मे भी डेट पूछ दे इस बार आपसे। आपको पता है कि 18th लोकसभा इस बार हमारा बनाया गया है। ये कब से कब चुनाव किया गया था 18th लोकसभा का? 19 अप्रैल से 1 जून तक। ठीक है, आपको पता है कि 4 जून को क्या आया था? रिजल्ट आया था, और 9 जून को मोदी गवर्नमेंट का मोदी 3.0 है ना, क्या किया गया था? पूरा कैबिनेट ओथ लिया था। ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा जो इस बार का लोकसभा है वो कौन सा है? 18वीं है। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरण में क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। 4 जून को रिजल्ट अनाउंस हुआ, और 9 जून को प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या लिए? शपथ लिए प्रधानमंत्री के रूप में तीसरे बार। ठीक है, और इस बार जो है 22 जुलाई का। आपको क्या बात करना है? आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जनरली जो है वो इकोनॉमिक सर्वे किस डेट को क्या किया जाता है? प्रेजेंट किया जाता है, कहाँ? पार्लियामेंट में। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 से पहले आपको थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, ये जो चार्ट है उसमें क्या क्या दिया हुआ है कि स्नैपशॉट में दिया हुआ है कि जीडीपी ग्रोथ है हमारा 23-24 में 8.2% है, बट 24-25 में जो एस्टिमेटेड है वो क्या है? 6.5 से 7% है। फिजिकल डिफिसिट की बात करेंगे तो 6.4 क्या है 2022-23 में, और 5.6% से हमारा कब है? फिजिकल डिफिसिट कितना है? 5.6% इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024। सेम लाइक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करेंगे, ये डेटा है, और फूड ग्रेन्स के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, सर्विसेज में देखेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, और फॉरेन ट्रेड में देखेंगे। ये सब डेटा आपको याद होना चाहिए। अगर ये सवाल आप गलत करेंगे तो फिर समझिए गड़बड़ है। जितने भी बच्चे होंगे सब पढ़ के जाएंगे, है ना। बजट और सर्वे से अगर फैक्चुअली क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो आपको मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अब आते हैं हम अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग एरिया आर इंक्लूडेड इन प्रायोरिटी ऑफ बजट 2024-2025। आपको पता है कि 23 जुलाई को बजट आया। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन बन गई फिर से? निर्मला सीतारमन। उन्होंने अपने स्पीच में बहुत ज़्यादा इन्फेसिस देके किस चीज़ पे बात किया? उसमें उन्होंने बात किया क्या? हमारा जो प्रायोरिटी है, तो प्रायोरिटी किस चीज़ पे है? प्रायोरिटी जो है वो दिया गया विकसित भारत का। प्रायोरिटी क्या था? विकसित भारत का प्रायोरिटी दिया गया विकसित भारत का। उसमें क्या क्या है? उसमें जो पिलर है वो 9 पिलर है। पहला प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलेंस इन एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग पे, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पिलर जो है इसी को बोला गया क्या? विकसित भारत। सो इसको बोला जाता है 9 प्रायोरिटीज ऑफ विकसित भारत। इसमें से इसी पे सवाल क्या पूछ दिया है आपसे कि जो कौन सा जो है इंक्लूड किया गया है 2024-25 के बजट में प्रायोरिटी पे। तो आपको पता है प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलेंस यहाँ पे है, ये सही है। नारी शक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये गलत है। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग की बात करेंगे तो क्या एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग है? एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग की बात करेंगे तो वो क्या है? नहीं, आपको कहीं दिख रहा होगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग दिख रहा है, ये सॉरी दिख रहा है, तीसरा भी है। और बायोफ्यूल्स फॉर फ्यूचर ये नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म ये दिख रहा है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो कहीं आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या क्या हो जाएगा? 1 3 और 5। 1 3 और 5 हमारा सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बस ध्यान रखिएगा कि जो हम क्या करेंगे, रेजिलियंस किस चीज़ में लाएंगे? एग्रीकल्चर में, और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग की बात करेंगे, इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस पे बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, है ना। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज होगा तो अर्बन डेवलपमेंट हो जाएगा। अर्बन डेवलपमेंट होगा तो एनर्जी सिक्योरिटी पे बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करेंगे, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब अच्छा हो जाएगा तो हम उसमें इनोवेटिव तरीका देखेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे, और जब ये सब हो जाएगा तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की बात करेंगे। सो दीज वर द 9 प्रायोरिटी ऑफ विकसित भारत। ये डिस्कस कहाँ किया गया था? ये बजट में डिस्कस किया गया था। ओके अब हम चलेंगे अगला सवाल पे, जिसमें क्या पूछा गया है फिर से कि जो रेफरेंस किसके रेफरेंस में? एम्प्लॉयमेंट के रेफरेंस में। एम्प्लॉयमेंट के रेफरेंस में क्या बोला गया है इकोनॉमिक सर्वे के रेफरेंस से कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है? ट्रू अबाउट द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के बारे में पूछ रहा है। पहला क्या है कि मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज यूथ इज डीम्ड इनएलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि 57.3% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट,
सेल्फ एम्प्लॉयड एंड 18.3% वर्क आर अनपेड वर्कर इन हाउस होल्ड इंटरप्राइजेज। इसमें अगर देखेंगे तो बोला जा रहा है कि मोर देन हाफ ऑफ इंडिया का जो यूथ है वो क्या है, इन एलिजिबल है किस चीज़ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। ये बात सही है। बोला गया है कि 51.25% जो यूथ है हमारा जो है वो नॉट एलिजिबल है, वो एलिजिबल नहीं है एम्प्लॉयमेंट के लिए। अगर हम इसको दूसरे भाषा में बात करें तो क्या है कि 2 ग्रेजुएट में एक जो है स्ट्रेट फ्रॉम द कॉलेज डू नॉट पॉजेस द स्किल टू एम्प्लॉयड। अगर 2 ग्रेजुएट है उसमें एक जो है उसके पास क्या है, जो कॉलेज डिग्री से आ रहा है, कॉलेज से आ रहा है, उसके पास एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किल नहीं है। इसका मतलब हमारा 51.25% यूथ जो है वो एलिजिबल ही नहीं है एम्प्लॉयमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि उसके पास स्किल ही नहीं है। ये हमारा सही है। ये कहाँ लिखा हुआ था? ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है। और दूसरा क्या है कि 57.3% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इज सेल्फ एम्प्लॉयड, है ना। वो क्या है, हमारा जो टोटल वर्कफोर्स है उसका 57.3% जो टोटल वर्कफोर्स है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है और 18.3% वर्क जो है वो अनपेड वर्कर हैं जो कि हाउस होल्ड इंटरप्राइजेज में काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है, ये दोनों का दोनों सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी, बोथ 1 and 2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 107। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नॉट इंक्लूडेड इन पूर्वोदय प्लान एज स्टिपुलेटेड इन बजट फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, है ना। आपको पता है कि पूर्वोदय प्लान लाया गया है, किस चीज़ के लिए लाया गया था, कि जो ईस्टर्न रीजन है हमारे देश का, ठीक है, जो हमारे देश का जो ये ईस्टर्न रीजन है, ठीक है, उसको डेवलप करने के, आपको पता है ये मिनरल रिच है, इसको कनेक्ट करने के लिए लाया गया पूर्वोदय प्लान। पूर्वोदय क्या है, विकास भी विरासत भी, है ना, कि विकास के साथ साथ हमको क्या करना है, विरासत को भी ध्यान में रखना है ना। ये किस चीज़ के लिए किया गया था, प्लान फॉर इंडोमेंट रिच स्टेट इन ईस्टर्न पार्ट, जो भी ईस्टर्न पार्ट में मिनरल रिच है, जैसे बिहार, झारखंड, यहाँ पे देखेंगे बिहार, फिर ठीक है ये झारखंड, ये वेस्ट बंगाल, उसके बाद ये उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश, यही 5 जो स्टेट्स हैं उसके लिए ये पूर्वोदय स्कीम लाया गया था। जनरेशन फॉर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी टू अटेन विकसित भारत, आपको अभी विकसित भारत के 9 पिलर्स बताए थे। ठीक है, इसमें अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्री कॉरिडोर में जो डेवलपमेंट है उसको इंडस्ट्रियल नोड कहाँ बनाया जाएगा, गया में बनाया जाएगा, और इसके लिए मोर देन 3 लाख करोड़ का पैसा का जो है वो एलोकेशन भी कर दिया गया है फॉर द बेनिफिटिंग वीमेन एंड गर्ल्स। तो आप देखेंगे इसमें कौन कौन सा कंट्री, आपको अब बताएं कि ईस्टर्न में क्या क्या है, बिहार है, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड में वेस्ट बंगाल, आपको आंख बंद करना है और इमेजिन करना, अभी ये मैप में भी आपको दिखाएं, बिहार है, बिहार के बाद झारखंड है, झारखंड के बाद क्या है, वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के बाद देखेंगे उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद है आंध्रा। तो यहाँ पे क्या है, झारखंड था, हाँ, उड़ीसा था, हाँ, आंध्रा था, हाँ, छत्तीसगढ़ था, नहीं। ठीक है, तो कौन नहीं है, हमसे क्या पूछ रहा है, कौन नहीं है, तो क्या कौन नहीं था, छत्तीसगढ़ नहीं था, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा क्या है कि इन विच ईयर ऑनवर्ड्स वाज द इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड सेपरेटली फ्रॉम द बजट। आपको पता है कि जो हमारा बजट है वो शुरू से आ रहा है, लेकिन इकोनॉमी सर्वे जो है वो सबसे पहले 1950-51 के फाइनेंशियल ईयर में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और पहली बार क्या किया गया था, इकोनॉमिक सर्वे को इंडिया में प्रेजेंट किया गया था एज ए पार्ट ऑफ यूनियन बजट। यूनियन बजट में ही अटैच करके उसको क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था 1950-51 में, 1950 और 51 के फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन उसके बाद 1964 में क्या किया गया, इसको सेपरेट कर दिया गया बजट से। और क्या किया गया कि हर एक साल बजट सेशन के पहले क्या प्रेजेंट कर दिया जाता था, सर्वे को प्रेजेंट किया जाता था। उसके बाद में क्या कन्वेंशन हो गया कि जिस दिन बजट आना होता है उसके एक दिन पहले हमारा क्या आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है। अभी आप देखे होंगे कि साल हमारा 23 जुलाई को क्या आया, बजट, उसके एक दिन पहले 22 जुलाई को हमारा क्या आया, इकोनॉमिक सर्वे, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, वो क्या आया एक दिन पहले। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1964। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1964 में क्या पूछा है कि इन विच ईयर ऑनवर्ड्स वाज द इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड सेपरेटली कब से आ हो गया, 1964। इसे दूसरा सवाल क्या बन सकता है कि इन विच ईयर फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक सर्वे वाज इंट्रोड्यूस इन आवर इकोनॉमी और इन आवर पार्लियामेंट। तो वो क्या होगा, 1950-51। बस ये ध्यान रखना है, बाकी इससे कोई सवाल आगे बनता नहीं है। उसका अगला सवाल हमारा क्या है कि इन इंडियन बजट ऑफ 2024 to 2025 announced the development of a few road project to improve the connectivity of बिहार। आपको पता है कि इस बार 24-25 में
जो सरकार बनी है उसमें हमारे बिहार की जो एक पार्टी है जेडीयू, उसका एक अहम भूमिका है, क्योंकि बीजेपी को अपना पूरा का पूरा बहुमत नहीं है। तो उसमें आपको पता है कि हमारे जो सीएम साहब हैं उनका डिमांड था स्पेशल स्टेटस, लेकिन स्पेशल स्टेटस ना देके हम लोग को क्या दिया गया, एक बजट बोनांजा दिया गया, जिसमें क्या क्या दिया गया, कितना पैसा दिया गया, 26,000 करोड़ का कनेक्टिविटी पुश दिया गया, 26,000 करोड़ रुपए हमको दिए गए, जिसमें क्या क्या कवर किया गया है, पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे, ये देखेंगे ये पटना है और पटना से ये पूर्णिया का एक एक्सप्रेसवे बनेगा। दूसरा क्या है, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, ये बक्सर है और ये भागलपुर है, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे। तीसरा क्या, बोधगया राजगीर और वैशाली, ये आपको इसको बोल सकते हैं बुद्धिस्ट सर्किट या तो क्या बोल सकते हैं जैन सर्किट, ठीक है। आप देख रहे हैं बोधगया राजगीर और वैशाली, और साथ में इसको दरभंगा से भी क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा। और चौथा 2 लेन ब्रिज ओवर गंगा एट बक्सर, बक्सर में 2 लेन का एक गंगा के ऊपर ब्रिज भी। ये सब पूरे के लिए कितना पैसा दिया गया, 26,000 करोड़ का। उसके बाद और क्या कि डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री नोड एट गया ऑन अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए, और रिलीजियस सेंटर पे भी फोकस किया गया, और टूरिज्म को भी बूस्ट करने के लिए बोला गया कि जो नालंदा है उसके रूइंस को डेवलप किया जाएगा, उसको टूरिस्ट प्लेस बनाया जाएगा, रिवाइवल ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हमको मिला। इसमें से वही पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे है, कैमूर कटिहार तो आप कहीं नहीं देखोगे, ये क्या है कैमूर और ये क्या है कटिहार, यहाँ से यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा। यहाँ पे देखिए 26,000 करोड़ का कनेक्टिविटी पुश दिया गया है, तो हमारा ये नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैमूर कटिहार। आगे ऑप्शन भी देख लेते हैं, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे है, बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे है, तो हमारा कौन सा नहीं है, वो है कैमूर कटिहार एक्सप्रेसवे नहीं दिया गया है हमारे बजट में, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है कि व्हाट इज द नॉमिनल पर कैपिटा इनकम एट करेंट प्राइसेस इन बिहार इन द फिस्कल ईयर 2023, 2022 एंड 2023। अब देखिए जब भी देखेंगे तो जब भी बात आएगी सर्वे की तो एक साल पहले का आएगा, जैसे 2022-23 का आएगा, 2023-24 का आएगा, लेकिन जैसे ही बजट की बात करेंगे तो एक साल बाद का दिखाता है कि 24-25, जबकि आप देखे होंगे कि 24 तो हमारा इस साल अभी करंट चल ही रहा है, तो 25 का कैसे होगा। तो जो बजट होता है वो क्या होता है, फोरकास्टेड होता है, वो एस्टिमेटेड होता है, और जो सर्वे होता है वो क्या होता है, कैलकुलेटेड होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि नॉमिनल पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या होता है कि जो भी इनकम है ना, और जितना पॉपुलेशन है उसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो वो क्या निकलेगा, हमारा पर कैपिटा इनकम क्या होगा, इनकम अपॉन पॉपुलेशन। तो हमारा क्या निकल जाएगा, पर कैपिटा इनकम। पर का मतलब एक, कैपिटा का मतलब पर्सन, एक आदमी का इनकम कितना होता है वो निकालना होता है, दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। जैसे पूरा पॉपुलेशन में पूरा कंट्री का जो इनकम है वो किस में निकलेगा, जीडीपी में। तो जीडीपी को जब हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि बिहार में जो करंट प्राइस पे, करंट प्राइस कहने का मतलब इन्फ्लेशन एडेड, तो उसमें जो है वो क्या है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे करंट प्राइस पे निकलेगा, एक नॉमिनल निकलेगा, एक रियल पर कैपिटा इनकम निकलेगा। जब रियल पर कैपिटा आपको निकालना होगा तो आपको जो जीडीपी है वो क्या देना होगा, रियल जीडीपी देना होगा, और जब नॉमिनल पर कैपिटा देना होगा तो आपको क्या करना होगा, नॉमिनल जीडीपी देना होगा। नॉमिनल जीडीपी आपको बताए थे किस पे निकलेगा, करंट प्राइसेस पे, और रियल किस पे निकलेगा, कांस्टेंट ईयर पे, मतलब कि फिक्स प्राइस पे, ठीक है। तो यही दोनों में अंतर है। तो अगर हम बात करें हमारे बिहार की तो वो क्या है, हमारे बिहार में अगर देखेंगे कि नॉमिनल पे है तो वो क्या है, आपको बताए कि नॉमिनल में क्या है 59 है ना, 59,637 रुपया हमारा क्या है नॉमिनल प्राइस पे, है ना, नॉमिनल पर कैपिटा इनकम है। अगर हम बात करेंगे ये तो ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। और अगर हम देखेंगे कि फिक्स प्राइस पे क्या है, तो ये जो ऊपर वाला ऑप्शन दिया हुआ है ना 35,119, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही मिलेगा कि जो 2 ऑप्शन रहेगा उसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए, जो 35,119 रुपया है वो क्या है, फिक्स्ड प्राइस पे है, ठीक है, फिक्स्ड प्राइस पे। इसका मतलब क्या है कि रियल है, ठीक है। हमारा जो रियल पर कैपिटा इनकम होगा करंट प्राइस पे तो होगा नहीं, वो फिक्स प्राइस पे होगा, तो वो क्या हो जाएगा 35,119। और हमारा जो नॉमिनल पर कैपिटा इनकम है करंट प्राइस पे बिहार का वो क्या है 59,637। आपको ऐसे भी एक क्या ध्यान रखना है कि जो नॉमिनल होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन ऐड हो जाता है,
ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू बिहार बजट 2024-2025, ठीक है, हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड टुवर्ड्स सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0। ठीक है, जो सक्षम आंगनवाड़ी जो है और पोषण 2.0 उसमें कितना पैसा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो पैसा दिया गया है वो है 2,967 करोड़। ठीक है, 2,967 करोड़ जो है वो दिया गया है। किसको दिया गया है, समग्र शिक्षा अभियान एंड पोषण 2.1 को, है ना, जिसमें से 14,596 जो है वो समग्र शिक्षा को दिया गया है, ये सक्षम आंगनवाड़ी को, समग्र शिक्षा अभियान को, और पोषण जो है बचा दोनों में, दोनों को मिला के जो दिया गया है वो है 2,967 करोड़। ठीक है, इसमें मनरेगा की बात करेंगे तो मनरेगा को दिया गया 5,092। ठीक है, अगर हम पीएम ग्राम सड़क योजना जो है उसको दिया गया है 2,071 करोड़। अगर हम बात करें सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 को तो वो दिया गया 2,967। मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना उसमें 879 करोड़ एलोकेट किया गया है। नेशनल हेल्थ मिशन 3,620 करोड़ नेशनल हेल्थ मिशन पे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस को दिया गया है 7,669 करोड़। ठीक है, और पीएम आवास योजना अर्बन जो है उसको दिया गया 2,103 करोड़। ठीक है, और जो 640 करोड़ है वो किसको दिया गया है, वो दिया गया स्मार्ट सिटी मिशन से। तो आपको बस ध्यान रखना कि सक्षम आंगनवाड़ी 2.0 है उसको दिया गया है 2,967 करोड़। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सक्षम आंगनवाड़ी पोषण है वो है क्या, किस लिए ये स्कीम लाया गया है। तो ये जो स्कीम है वो लाया गया है हंगर टू कॉम्बैट हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन। जो भूख के कारण जो लोग में दिक्कत हो जाता है, भूखमरी के लिए लोगों को कम से कम भूखमरी के कारण डेथ ना हो, इसके लिए लाया गया था। और जो न्यूट्रिशन की कमी हो जाती जिसके कारण स्टंटिंग वगैरह का जो प्रॉब्लम आ जाता है बच्चों में, उसको दूर करने के लिए, उसको कॉम्बैट करने के लिए लाया गया ये मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0। अगर हम बात करेंगे आंगनबाड़ी की तो आंगनबाड़ी जो है वो बहुत पुराना स्कीम है, 1975 में लाया गया था। और किस लिए लाया गया था, एज ए पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम, कि जो चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है वो इंटीग्रेटेड करने के लिए हम लोग एक आंगनबाड़ी लाए थे। और वो क्या करेगा, कॉम्बैट करेगा हंगर एंड मॉल न्यूट्रिशन। अगर हम पोषण 2.0 की बात करें तो जो पोषण 2.0 है इसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें कि जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन होता है वो चिल्ड्रन को, वो जो पोषण में, उसमें 6 मंथ से, इसको मिटा दे रहे, लिख दे रहे यहाँ पे, 6 मंथ का जो बच्चा होता है ना, 6 मंथ से लेके 6 महीना तक का, 6 साल तक के बच्चों को हम लोग देखते हैं, उसमें उसको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाता है। और किसको दिया जाता है, प्रेग्नेंट वीमेन को, लैक्टेटिंग मदर्स को, जिसको हम क्या बोलते हैं, PWLM, है ना, प्रेग्नेंट वीमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, इनको दिया जाता है। और किनको दिया जाता है, एडोलेसेंट गर्ल्स को दिया जाता है, एट द एज ग्रुप ऑफ 14 से 18 जो भी ईयर्स की बच्चियां होती हैं उनको दिया जाता है। और इसमें हम किसको किसको देते हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। ठीक है, और अगर हम बात करें कि जो जितने भी बच्चे होते हैं 2.0 में, उसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। उसके बाद जो मॉल न्यूट्रिशन के लिए जो चैलेंजेस है उसको दूर करने के लिए प्रमोट क्या करता है, न्यूट्रिशन अवेयरनेस एटसेट्रा, जिसके कारण हमारे देश में जो भी मॉल न्यूट्रिशन के कारण स्टंटिंग जैसे जो दिक्कत आ जाते हैं बच्चों में वो ना हो। ठीक है, कुपोषित बच्चे ना हो उनके लिए। इसमें बहुत सारा सब कुछ बता दिए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये कौन से मिनिस्ट्री का स्कीम है। ये जो मिनिस्ट्री है उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आपके अगर मिनिस्टर की बात करें कि कौन है हमारे वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, तो वो हैं अन्नपूर्णा देवी। क्या नाम है उनका, अन्नपूर्णा देवी। ये कहाँ की हैं, इनका जो लोकसभा सीट है वो कहाँ से चुनाव लड़ती हैं, वो है कोडरमा कहाँ है, झारखंड में। कोडरमा झारखंड इनका क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है, और इनका नाम है अन्नपूर्णा देवी। ये कौन है, मिनिस्टर ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। उसी का स्कीम है मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। अगर हम बात करें आंगनवाड़ी की, आपको बता दिए 1975 में ये शुरू किया गया था। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल पे कि ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, अब ये हम आ गए किसमें, हम आ गए मेडाइवल हिस्ट्री में। तो सल्तनत पीरियड के समय में क्या बोला गया है कि ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, हाँ,
इसमें एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो पोषण, आपको पता है एक पीएम पोषण स्कीम आया है, जिसको पहले क्या बोलते थे, पीएम पोषण को हम क्या बोलते थे, पीएम पोषण को पहले हम बोलते थे मिड डे मील स्कीम, जो कब आया था, 1995 में आया था। अगर हम इसका थोड़ा सा और हिस्ट्री बता दें तो 1930 में, है ना, 1930 में पुदुचेरी में, जिसको हम पहले पौंडीचेरी बोलते थे, पुदुचेरी में फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये लाया गया था 1930 में ही मिड डे मील स्कीम। बाद में 1960 में क्या हुआ, 1960 में तमिलनाडु में आया, और फिर 2002 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये पूरे स्टेट में, भारत के जितने भी स्टेट हैं सब में क्या कर दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया मिड डे मील स्कीम, ठीक है। और 2022 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, पीएम पोषण, ठीक है, पीएम पोषण, इसका नाम बदल के पीएम पोषण कर दिया गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे, सल्तनत पीरियड के। तो इसमें हम क्या देख लेंगे, लिस्ट ऑफ रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत में कौन कौन था। तो ये जो सल्तनत है वो कहाँ से शुरू होता है वो हम देखेंगे। तो ये शुरू होता है मामलुक डायनेस्टी से, जो कब से कब तक चला है, 1206 से 1290 तक, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका आराम शाह, इल्तुतमिश, है ना, रुकुबुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन बहराम, है ना, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, है ना, गियासुद्दीन बलबन, मुजाउद्दीन कुतुबाद एंड शमसुद्दीन क्यूमर्स। तो मेनली जो इसमें है वो कौन कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, ठीक है, रजिया सुल्तान है, उसके बाद गियासुद्दीन बलबन है। उसके बाद अगर हम देखेंगे खिलजी आ जाता है, उस खिलजी में जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, यही दो मेन रूलर आते हैं। अगर मेजर इवेंट की बात करें दिल्ली सल्तनत की तो 1206 से शुरू होकर ये 1526 तक चलती है, जिसमें आप देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू करता है, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आता है, और फिर तुगलक, और तुगलक के बाद लोदी के बाद खत्म हो जाता है, और यहाँ से बाबर आ जाता है, और बाबर से यहाँ पे क्या हो जाता है, मुगल शुरू हो जाता है, ठीक है। आपको पहले सब कुछ बता दिया गया होगा, सबका सारा का क्या बोलते हैं उसको, क्रोनोलॉजी बता दिया गया होगा, शुरू से टाइमलाइन बताया गया होगा, ठीक है। तो इसी में क्या बोला गया है कि कौन सा सल्तनत पीरियड में जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट था वो गवर्नमेंट का करस्पॉन्डेंस जो होता था उसको क्या कहते थे, ठीक है। तो उसका जो कहते थे उसको हम क्या कहते थे, दीवाने इंशा बोलते थे। अगर इस तरीके का सवाल आपको एग्जाम में नहीं आता है तो घबराने का कोई बात नहीं है, आप इसको छोड़ के आगे बढ़िए, क्योंकि इस तरीके का सवाल पे अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपका जो एग्जामिनेशन का जो टेम्परामेंट होता है वो खराब होगा और आप गलत भी करके आ जाएंगे। पहले जैसा बीपीएससी तो है नहीं कि आपको नेगेटिव मार्क नहीं होता है, इस बार नेगेटिव अब से नेगेटिव मार्किंग होता है, तो आप सवाल गलत करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, नंबर कट जाएगा। तो इस तरीके का सवाल फैक्ट बेस्ड जो सवाल है अगर आप नहीं भी बनाते हैं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। क्यों टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि सारा का सारा सवाल बनाना नहीं होता है, कट ऑफ हमारा 150 नहीं जाता है, ठीक है, इसलिए। तो दीवाने इंसा जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड था, ये गवर्नमेंट का करस्पॉन्डेंस हुआ करता था, और इसको हेड कौन करता था, दाबीर खास, ठीक है, उसको क्या बोलते थे, दाबीर खास, जो क्या करता था वो एक फॉर्मल चैनल बनाता था कम्युनिकेशन बनाने के लिए, किसके किसके बीच में, सेंटर, और सेंटर से उसके जो भी एम्पायर के एरियाज में जो भी उसके प्रजा हैं उसके बीच में, सेंटर और स्टेट, वी कैन से अभी के करंट के सिनेरियो में कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो करस्पॉन्डेंस होता था उसी को हम क्या बोलते थे, दीवाने इंशा बोलते थे। अगर हम इसमें और भी बात करेंगे दीवाने मुस्तक राज की, तो दीवाने मुस्तक राज जो है वो होता था डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, जिसको सदर उस सदर के रूप में हेड करते थे, और उसको जो है और क्या कहते थे, कुदी ए मुमालिक बोलते थे, जो रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होता था, सॉरी, मुस्तक राज जो था वो किसके द्वारा, ये जो भी बोले वो थोड़ा सा गलत हो गया, इसमें कौन सा होगा, दीवाने मुस्तक राज जो है वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो होता था उसी को बोलते थे दीवाने मुस्तक राज। और ये सेट किसके द्वारा किया जाता था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सेट किया गया था। अभी जो हम आपको बता रहे थे कि सदर उस सदर, वो रिसालत के बारे में बता रहे थे, ठीक है। पहले हम मुस्तक राज बता दे रहे हैं, ये क्या था, रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू था, और इसको सेट कौन किया था, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और ये किस चीज़ के लिए काम करता था कि जो भी एरिया में जो लैंड हुआ, जो पेमेंट का रेवेन्यू हुआ, उसके लिए काम करता था। अब हम बात करेंगे रिसालत की। रिसालत क्या था, रिसालत जो था उसको हेड कौन करता था, सद्र ए सद्र, SADR, सद्र अस सद्र, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते थे, कुदी ए मुमालिक, है ना। और वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड लुक्ड आफ्टर द रिलीजियस मैटर ऑफ सद्र उस सद्र। ये किसके रीजन में, किसके रीन में ये आया, वो था फिरोज शाह तुगलक। तो
अगर अब आपसे पूछ दे कि दीवान रिसालत जो है कौन इंट्रोड्यूस करवाया, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। आपको दीवान इंसाफ बता ही दिए कि वो किस चीज़ के लिए था, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, वो गवर्नमेंट का एक करस्पॉन्डेंस हुआ करता था। लास्ट क्या है, दीवान बजारत, ये क्या है, बजारत से आपको समझ में आ रहा होगा क्या, वजीर, वजीर का मतलब क्या होता था, मंत्री, ठीक है। तो मंत्री जो होता था वो किसका काम क्या होता था कि जो प्राइमरी फंक्शन होता था कि जो डिपार्टमेंट को देखरेख करना, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को जो हमारा स्टेट में उसको देखरेख करना, और सुल्तान को क्या करना, एडवाइस करना, है ना, उनको ये सुझाव देना, ये दीवाने बजारत का काम होता था। अगर और भी डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो होता था क्या, दीवाने रियासत आपको बता दिए। दीवाने आमिर को ही सोने होंगे, जो क्या होता था, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट होता था, उसको क्या बोलते थे, दीवान ए आमिर को ही, ठीक है। उसी के बाद आप सुनेंगे दीवान खैरत, दीवान ए खैरत, दीवान खैरत जो था वो क्या था, चैरिटी के लिए था, और दीवान बंदगां जो था वो स्लेव के लिए था, गुलाम के लिए। और ये दोनों किसके लिए, कौन कौन मिलाया था, कौन इंट्रोड्यूस करवाया था, फिरोज तुगलक। क्या क्या था, दीवान ए खैरत, है ना, खैरत आप समझ, अभी नहीं बोलते हम लोग कि खैरात बांट रहे हो, वो क्या, चैरिटी, ठीक है, खैरात को क्या बोलते हैं, चैरिटी। और दीवान ए बंदगम, बंदगन, वो क्या हो गया, स्लेव्स के लिए था। ये दोनों को कौन इंट्रोड्यूस करवाया था, फिरोज तुगलक, ठीक है। तो ये हो गया, चारों समझ में आ गया। मुस्तक राज जो था वो किस चीज़ के लिए था, जो मुस्तक राज था वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू था, है ना। रिसालत जो था वो किस चीज़ के लिए था, जस्टिस के लिए था। और दीवाने इंसा जो था क्या था, गवर्नमेंट का करस्पॉन्डेंस हुआ करता था। और बजारत जो क्या था, वजीर था, एडवाइस क्या करता था सुल्तान को। अगला सवाल हम देखेंगे। अगला सवाल क्या है कि फर्स्ट टूम्ब इन इंडिया टू यूज ट्रू आर्च एंड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन इंडो इस्लामिक स्टाइल वॉज। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आर्च होता क्या है। तो ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो स्ट्रक्चर है इस तरीके का, आपको हाईलाइटर, ये जो बन रहा है इस तरीके का, ये जो है स्ट्रक्चर, उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्च बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आर्च वाला जो स्टाइल था, वो पहला टूम्ब भारत में किसने बनवाया, जो ट्रू आर्च था, और कंस्ट्रक्ट करवाया उसको इंडो इस्लामिक स्टाइल में। तो वो कौन था, वो कोई नहीं, वो कौन था, वो था गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। गयासुद्दीन बलबन जो टूम्ब था ये कहाँ है, ये है हमारा मेहरौली में। मेहरौली कहाँ है, मेहरौली है दिल्ली में। मेहरौली में जो है ये आप देख रहे हो किस चीज़ का बना हुआ है, रबल का बना हुआ है, पत्थर और धूल को मिला के, ठीक है। रबल मेसनरी जिसको बोलते हैं, रबल मेसनरी, है ना, पत्थरों को मिला के कोई एक आपको, आप देख रहे होंगे ना कि कोई इस तरीके का बराबर बराबर नहीं है, जैसे तैसे टुकड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं, रबल बोलते हैं। तो रबल मेसनरी का, ये मेसनरी का बनाया हुआ है। इसमें जो है वो क्या रिफ्लेक्ट होता है, आर्किटेक्चरल स्टाइल, वो होता है इंडो इस्लामिक, ठीक है। इसको और क्या रेफर किया जाता था, इसको बोलते थे दरुल अमान। दरुल अमान, दरुल अमान का मतलब क्या होता है, हेवन ऑफ सेफ्टी, है ना। ये जो टूम था वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसलिए हो जाता है कि ये जो पहला है वो ट्रू आर्च कंस्ट्रक्शन दिखाता है, और बोला जाता है कि ये कॉमन फीचर था इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली का। अगर हम बात करें शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो वो कहाँ है, सासाराम। ये तो बताने का बात ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा बात अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी का, तो ये क्या बनवाया था, ये बनवाया था अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा। और खाने जहाँ तिलंगनी की बात करें, तो जो खाने जहाँ तिलंगनी थे उनका जो टूम्ब है वो किनका टूम्ब था, उसका नाम था मलिक मकबूल तिलंगनी, जिसको हम बोलते थे खाने जहाँ, उनको टाइटल मिला था खाने जहाँ का, ठीक है। सो जो टूम था, आज का जो भी हम इंडिया में मॉडर्न डे टूम देखते हैं वो सब उसी पे बेस्ड है। और ये जो पहला ऑक्टागोनल है ना, ऑक्टागोनल किस शेप में, इस तरीके का जो शेप होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टागोनल। तो ऑक्टागोनल टूम जो है पहला बना था कौन सा, खाने जहाँ तिलंगनी का, और बोला जा रहा है कि ये जेरूसलम के डूम से डिजाइन था, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं, हमारा जो 114वां सवाल है वो क्या है कि सिख गुरु के बारे में है ठीक है। तो ये जो हैं सारे सिख गुरु हैं। इसमें बोला गया कि स्टेटमेंट पढ़िए सिख गुरु के बारे में और पहचानना क्या है, कि बोला कि ही इस्टेब्लिश तरन तारन एंड करतारपुर टाउन, कि वो जो तरन तारन है और करतारपुर है ये दोनों को इस्टेब्लिश किए। दूसरा, ही स्टार्टेड द मसंद सिस्टम टू बी फॉलोड बाई एवरी सिख, जितने भी सिख हैं उनके द्वारा मसंद सिस्टम को शुरू किया गया। तीसरा, ही गेव सपोर्ट एंड शेल्टर टू प्रिंस खुसरो, कि वो शेल्टर जो दिए किसको,
प्रिंस खुसरो को। प्रिंस खुसरो कौन था? जहांगीर का बेटा था, ठीक है, जो आगरा से अफगानिस्तान भाग गया था रेबल होके, किससे? जहांगीर से, जिसको वो शेल्टर दिए थे। तो ये किन की बात की जा रही है? कौन से सिख गुरु की बात की जा रही है? तो वो जो सिख गुरु हैं वो हैं अर्जन देव, है ना, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। गुरु अर्जुन देव की बात करें तो गुरु अर्जुन देव 1581 में पैदा लिए थे और 1606 में इनका डेथ हो जाता है, और वी कैन से इनको असैसिनेट कर दिया जाता है। ये 5th गुरु होते हैं सिख के, ठीक है, 5th सिख गुरु जो ये हैं वो है अर्जन देव। अगर हम बात करें तो इनके जो मैटरनल ग्रैंडफादर थे अमरदास, इनके दादाजी, और ये अर्जन देव जो थे ये 5th थे। इनके फादर जो रामदास वो 4th गुरु हो गए, और इनके जो ग्रैंडफादर थे, है ना, मैटरनल ग्रैंडफादर गुरु अमरदास, है ना, वो 3रे सिख गुरु बनते हैं, ठीक है। और गुरु रामदास इनके फादर होते हैं जो 4थे सिख गुरु बनते हैं, और ये जो अर्जुन देव थे वो 5वें सिख गुरु बनते हैं, और इनके बाद गुरु हरगोविंद सिंह वो 6th सिख गुरु बनते हैं, ठीक है। होता क्या है कि जो जहांगीर का जो बेटा होता है प्रिंस खुसरो, वो खुद से ही रेबेल होके आगरा से कहाँ भाग जाता है? अफगानिस्तान भाग जाता है। और जब वो अफगानिस्तान भागता है तो वो छुपने के लिए खुसरो अर्जन देव से मिलता है कहाँ? तरन तारन सिटी में, तरन तारन सिटी में। और जो गुरु अर्जन देव होते हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं और शेल्टर देते हैं, टू विच जहांगीर गॉट एंग्री, और वो अर्जुन देव को असैसिनेट करने का आदेश दे देता है ना। क्यों? क्योंकि वो कंस्पिरेसी और सेंटेंस करता है कि वो उसके बेटा को, उसका जो बेटा था खुसरो, प्रिंस खुसरो, उसको वो हेल्प कर दे, इसलिए। अगर हम बात करें गुरु अर्जन देव की तो हरमंदिर साहिब जो हमारा अमृतसर में गोल्डन टेम्पल जिसको बोलते हैं वो उन्होंने ही कंस्ट्रक्ट करवाया था, और तरन तारन सिटी और करतारपुर टाउन दोनों को बनवाया था। गुरु ऑल्सो इन्वाइटेड द रिनोन्ड मुस्लिम सेंट मियाँ मीर, है ना, टू ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द टेम्पल। जो टेम्पल था उसके फाउंडेशन स्टोन को लगाने के लिए वो मुस्लिम के जो पीर थे, पीर फकीर थे मियाँ मीर, उनको भी ये बुलाए थे, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि जो मुगल एम्परर बाबर था वो अपना अंतिम बैटल किसके साथ फाउट किया था, लड़ा था? वो कौन है? वो है महमूद लोदी। आपको तो ये सब पता ही होगा, कौन है? महमूद लोदी। महमूद लोदी के साथ कौन सा बैटल लड़ता है? बैटल ऑफ घाघरा। अगर हम बात करें मुगल एम्पायर की तो सबसे पहले मुगल एम्पायर में बाबर आता है 1526 से 1530 तक। उसके बाद कौन आता है? हुमायूं, अकबर और जहांगीर, ठीक है। इसका शॉर्टकट क्या है? भज सब, भज सब, ठीक है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, क्या है ये? शाहजहां, उसका बाद औरंगजेब, और ये फिर, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट ये है भज सब, ठीक है। तो इसमें क्या देखेंगे हम कि जो बाबर है वो कौन कौन सा बैटल लड़ता है। तो बाबर का जो बैटल है वो सबसे पहले बैटल ऑफ पानीपत लड़ता है, ठीक है। किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ। कब? 1526 ईस्वी को, ठीक है। जिसमें यहाँ से बोला जाता है कि मुगल एम्पायर का शुरुआत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 1527 में, एक साल बाद, ये क्या लड़ता है? बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा, ठीक है। उसके बाद किसके साथ लड़ता है? ये राणा सांगा के साथ लड़ता है। राणा सांगा के साथ कौन लड़ता है? बाबर, ठीक है। और बाबर ही जीत जाता है। उसके बाद 1528 में ये लड़ता है बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी किसके साथ लड़ता है? मेदिनी राय के साथ, मेदिनी राय के साथ, ठीक है। और लास्ट जो बैटल होता है वो महमूद लोदी के साथ लड़ता है अंतिम में। और कब ये लड़ता है? ये लड़ता है 1529 में, ठीक है। ये तो आसान सवाल था। हु बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जैन संघ आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर? महावीर के डेथ के बाद जैन संघ का पहला प्रेसिडेंट कौन बनता है? तो ये देखिए आपका टाइमलाइन है कि जो पार्श्वनाथ भगवान थे वो 877 BC में पैदा लिए। उसके बाद उनको निर्वाणा मिलता है 777 BC में। उनके बाद महावीर स्वामी जो हैं 599 BC में पैदा लेते हैं। इसके बीच में बहुत सारे तीर्थंकर्स आते हैं और जाते हैं, ठीक है। महावीर स्वामी जो है वो 599 BC में आते हैं। उसके बाद महावीर स्वामी जो है उनको केवल ज्ञान जो है, केवलम जो ज्ञान है वो 557 BC में मिलता है, और उनको निर्वाणा जो है 527 BC में मिलता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इनके बाद कौन आते हैं?
सुधर्मा स्वामी, उनको 507 में निर्वाण अटेन होता है और गौतम स्वामी अटेन्स निर्वाण इन 515 BCE। तो उसके बाद कौन आया है? सुधर्मा स्वामी, इसको क्या बोलते हैं? सुधर्मन। ये जो है सुधर्मन है, ये झारखंड के एक टेम्पल से लिया गया है। उसके बाद वही बोला गया है कि फर्स्ट बचना जो होता है पाटलिपुत्रा में होता है और भद्रबाहु स्वामी जो है बॉर्न होते हैं 537 में। उसके बाद कुंद्रा आचार्य जो है वो 100 CE में होते हैं और जैनिज्म जो है स्प्लिट हो जाता है कब? 73rd CE में श्वेतांबर और दिगंबर में। सेकेंड बचना जो होता है कब? मथुरा और बल्लाभी में 303 CE में और तीसरा जो होता है वो बल्लाभी गुजरात 453 CE में होता है। उसका बाद हेमाचार्य आचार्य बौद्ध कब होते हैं? 1880 CE में और श्रीमद रामचंद्र जो है वो पैदा कब होते हैं? 1867 CE में। और कौन है? समन सुत्तम, ए कंपाइलेशन ऑफ जैन प्रिंसिपल इज क्रिएटेड बाय मेंबर्स ऑफ मेजर जैन सेंट्स एट 1974 CE। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको सेव करके रखिएगा, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये सब का सवाल भी अगर आपको एग्जाम में नहीं आता है छोड़ के आगे बढ़िए, ठीक है, क्योंकि अतरंगी सवाल है। ठीक है, द फेमस टेक्स्ट लाइक कर्पूर मंजरी एंड काव्य मीमांसा। अब ये देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं ये सुने भी नहीं होंगे, तो जो नहीं सुने हैं टेंशन लेने की बात नहीं है, ये सब दिया ही जाता है आपको डराने के लिए कि आप इससे पैनिक हो और एग्जाम से बाहर हो जाए। इस तरीके का सवाल अगर आपको नहीं भी आता ना तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ये जो फेमस टेक्स्ट है कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा, ये किनके द्वारा कंपोज किया गया था? उनका नाम था राजशेखर। अगर हम राजशेखर की बात करें तो राजशेखर जो हैं वो मराठी, प्रकृत और संस्कृत के पोएट रह चुके हैं। ठीक है, और एक किसके कोर्ट पोएट में थे? वो गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार के कोर्ट पोएट थे ये। कौन थे? नाम था इनका क्या? राजशेखर। ठीक है, इनके ऊपर जो भी बहुत सारी ये देखिए काव्य मीमांसा है ना, और कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी के बारे में अगर बताएं तो ये अपनी वाइफ अवंती सुंदरी के लिए लिखे थे, है ना। बोला जाता है कि ये वीमेन ऑफ टेस्ट एंड एकम्प्लिशमेंट, अपनी वाइफ को प्लीज करने के लिए ये बुक लिखे थे। ठीक है, अगर हम इनके अदर वर्क्स और भी किताबें की बात करें तो उसका नाम क्या है? विद्याशाला भंजिका, बाल भरता, है ना, बाल रामायण, बाल भरत और भुवन कोशा और हरा विलासा। ये ध्यान रखिएगा क्या क्या है? विद्याशाला भंजिका, ठीक है, उसका बाल भरत, बाल भरता, बाल रामायण, है ना, बाल रामायण, बाल भारत, महाभारत को भारत बोला गया है ना, भुवन कोशा और हरा विलासा या हरा विलासा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, राजशेखर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, विच इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द चोला पीरियड। चोला पीरियड के समय में कौन सा जो इंस्क्रिप्शन है वो डिस्क्राइब करता है किस चीज़ को? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, कि चोला पीरियड के समय में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या था? फंक्शनल था। तो वो आपको पता होना चाहिए, वो कौन है? उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। अगर हम बात करें उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन की, वो कहाँ पाया गया था? वो किसके द्वारा बनाया गया था, क्रिएटेड किया गया था? वो चोला किंग जो है उसका नाम क्या था? ये जो है आप देख रहे होंगे, यही है उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। इसी में बताया गया था कि चोला पीरियड में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या था? फंक्शनल था। और जो अगर हम बात करें चोला पीरियड में कौन किया था, उसका नाम था परंतका वन, इसके द्वारा क्रिएट किया गया था। और बोला गया कि इसमें जो है क्या क्या मेंशन था, डिटेल जो है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो विलेज में उसका मेथड कैसे होगा, सभा का कंपोजिशन क्या क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा मेंबर का, उसके क्वालिफिकेशन का, ड्यूटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ था। और ये कहाँ ऑब्जर्व किया गया है? ऑन द वॉल ऑफ वैकुंठ पेरुमल टेम्पल। क्या नाम है? वैकुंठ पेरुमल टेम्पल। और ये कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि ये चोला का जो है वो एरिया क्या है, ये वाला, ये पूरे में, ये श्रीलंका भी जो था वो पूरा चोला का एरिया था। और यहीं क्या मिला है? उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। और उसी में क्या मेंशन किया गया था कि वहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या था? फंक्शनल था। उसके हम बात करेंगे यहाँ पे क्या है? एहोल इंस्क्रिप्शन। तो जो एहोल इंस्क्रिप्शन है वो कहाँ पाया गया था? मेगुटी टेम्पल में।
मेगुटी टेम्पल कहाँ है? मेगुटी टेम्पल जो है वो कहाँ है? कर्नाटका में है। और वो क्या है? एक संस्कृत का इंस्क्रिप्शन है जो रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया है, और उसके जो पोएट हैं वो चालुक्य के पुलकेशिन टू, ठीक है, पुलकेशिन टू जो है उनके द्वारा ये क्या है? पोएट उनके द्वारा ये लिखा गया था रवि कीर्ति के द्वारा, ठीक है। पुलकेशिन टू के पोएट कौन थे? रवि कीर्ति, और उनके द्वारा अ होल इंस्क्रिप्शन लिखा गया था संस्कृत में, और ये कहाँ मिला है? मेगुटी टेम्पल कर्नाटका में। उसके बाद हम बात करेंगे चेबोरो इंस्क्रिप्शन की। तो चेबोरो इंस्क्रिप्शन जो है वो आंध्रा के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में मिला है, और ये कौन इशू किया गया था? सतवहना का जो राजा विजय था वो इसको इशू किया गया था 207 एडी में, ठीक है। इसको कंसिडर क्या किया जाता है कि संस्कृत साउथ इंडिया से संस्कृत इंस्क्रिप्शन का सबसे पहला डेटाबेस है ये, ठीक है। और सबसे पहले इपिग्राफिक एविडेंस जो है सप्तमत्रिका कल्ट में ये मिला था। उसका हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन तो आपको पता ही होगा, है ना। जब हम बिहार स्पेशल भी पढ़ते उसमें भी आपको मेंशन किया होगा कि ये क्या खारवेल जो राजा था, खारवेल राजा, उसके बारे में मेंशन किया गया है उदयगिरी केव्स में। कहाँ है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं अगला जो सवाल है, ये है क्या? करंट अफेयर का, कि मनु भाकर जो हैं वो जीती क्या है? ब्रॉन्ज मेडल एट ओलंपिक 2024 इन विच इंडिविजुअल इवेंट। अगर हम बात करें तो ये हैं मनु भाकर, ठीक है। तो ये जो मनु भाकर हैं ये क्या है? पिस्तौल ली हुई हैं और ये शूटिंग करती हैं, ठीक है। तो कौन से इंडिविजुअल इवेंट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता? आपको पता होना चाहिए कि ये 2 मेडल जीते हैं, एक सिंगल और एक डुअल में। दोनों के दोनों किस में हैं? 10 मीटर क्या है? एयर पिस्तौल में, राइफल में नहीं, पिस्तौल में। आपको ये ध्यान रखना है, किस में? पिस्तौल में। 10 मीटर एयर पिस्तौल में इन्होंने क्या है? वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगर हम बात करें ओलंपिक 2024 की, ठीक है, तो ये कौन सा है? ये 33rd समर ओलंपिक है, ठीक है। ये कब से कब हुआ? ये 26 जुलाई से 11 अगस्त तक हुआ। पेन को थोड़ा सा हम ठीक कर ले रहे हैं, ठीक है, कलर भी बदल ले रहे हैं। कौन सा कलर किया जाए? रेड, ठीक है। कहाँ हुआ ये? हुआ पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में, ठीक है। जो थीम था ओलंपिक डे का वो क्या था? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, ओके। इसका जो ऑफिशियल मस्कट था, शुभंकर था 2024 ओलंपिक का, उसका क्या नाम था? उसको बोलते थे हम क्या? फ्रिजीज, PHRYZE, फ्रिजीज, ठीक है। जो क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रिजीनियन हैट होता है, एक टोपी होता है, ठीक है, जो उसका सिंबल क्या कहता है? लिबर्टी और एलोरजेविक ये फिगर है फ्रेंच रिपब्लिक का, ठीक है। अगर हम स्लोगन की बात करें तो स्लोगन क्या था? गेम्स वाइड ओपन, और उसका जो मोटो था वो है अलोन वी गो फास्टर बट टुगेदर वी गो फर्दर। अगर हम मेडल टैली की बात करें तो सबसे पहले आपको पता है जब शुरू होता है तो हमारे देश के जो फ्लैग बेरर होते हैं, हमारे देश के झंडा जो होता है उसको लेके आगे आगे चलते हैं। वो कौन रहे? PV सिंधु, और टेबल टेनिस के जो वेटरन हैं शरद कमल, उन्होंने दोनों ने मिलकर हमारे फ्लैग बेरर रहे हमारे ओपनिंग सेरेमनी में। अगर हम क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें तो जो फ्लैग बेरर थे वो कौन थे? प्रियार श्रीजेश, ये कौन है? गोलकीपर ऑफ हमारे जो हॉकी टीम है उसके गोलकीपर रहे हैं वो, और मनु भाकर, ये दोनों क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर रहे। अगर हम बात करें इंडिया का रैंक का, तो इंडिया का जो रैंक है वो 71st रहा और हम पूरा का पूरा 6 मेडल जीते हैं, ठीक है, जिसमें मनु भाकर ब्रोंज जीती है ना वीमेंस 10 मीटर एयर पिस्टॉल में, और मनु भाकर और सरबजीत सिंह की जोड़ी भी मिक्स टीम में जीती, ठीक है। उसके बाद स्वप्निल कुसाले जो ब्रोंज जीते हैं वो 50 मीटर राइफल में जीते हैं। इंडियन हॉकी टीम ब्रोंज जीती। नीरज चोपड़ा सिल्वर जीते जेवलिन थ्रो में, और अमन शेरावत वो ब्रोंज जीते 57 kg रेसलिंग में, ठीक है। तो हम लोगों ने 6 मेडल जीता है। आपको क्या बताना है कि पैरा ओलंपिक्स में हम लोगों ने कितना मेडल जीता है, ठीक है। अगला जो सवाल है वो क्या है, किस चीज़ पे है, ध्यान से पढ़िए। क्या पूछा है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको गलत स्टेटमेंट चूज करना है अबाउट द बिहार वोटर लिस्ट ऑफ 18th लोकसभा इलेक्शन। देखिए डेटा से सवाल पूछ दिया
कि जो 18th लोकसभा इलेक्शन हुआ है उसमें बिहार का वोटर लिस्ट के बारे में दिया गया है उसका स्टेटमेंट, जिसमें कौन सा गलत है, ठीक है, सही नहीं गलत है। क्या बोला कि बिहार है जो ओनली टोटल, बिहार टोटल 6 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स ओनली, ठीक है। ये ओनली वाला जो टाइप है वो जनरली यूपीएससी में आप देखते होंगे कि ओनली ओनली होता है, तो बोलते हैं कि ये गलत होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एकदम डेटा ड्रिवन है और 6 करोड़ एकदम दिया हुआ है। तो आपको पता है कि हमारा जो पॉपुलेशन है बिहार का वो इतना वास्ट है जिसमें मात्र 6 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर होगा। तो ये क्या है हमारा, हमारा जो है यही पहला ऑप्शन ही क्या है, गलत लग रहा है, लेकिन आगे भी हम देखेंगे। क्या बोला कि जो जेंडर रेशियो है वो बिहार का वो क्या है 909 है, और टोटल नंबर ऑफ मेल वोटर्स जो है वो क्या है 4,29,136 है, और टोटल नंबर ऑफ फीमेल वोटर है वो है 3,64,01,903, ठीक है। तो अगर हम जो डेटा है उसकी बात करें तो बिहार में जो टोटल वोटर्स हैं, टोटल वोटर्स इन बिहार तो बात करें तो वो कितने हैं 7,64,33,329, ये टोटल वोटर्स हैं। ये टोटल वोटर्स में जो हमारे टोटल मेन वोटर हैं वो हैं 4,29,136, ये क्या है मेल हैं, ठीक है। और इसमें जो बचे वो क्या हो जाएंगे फीमेल हैं, जो कितने हो जाएंगे 3,64,01,903, ये क्या है फीमेल वोटर हैं। और हमारा जो बिहार का वो जेंडर रेशियो है वो क्या है 909, जेंडर रेशियो मतलब मेल एंड फीमेल का जो रेशियो है वो क्या है 909, मतलब 1,000 लोगों में वो क्या है वो 1,000 अगर मेल हैं तो 909 ही क्या है फीमेल है। ये हमारा क्या है जेंडर रेशियो है। और जो हमारा वोटर लिस्ट है ना, वो कब का 18th लोकसभा का, उसमें टोटल 1,67,469 सर्विस वोटर हैं, ठीक है। इतने लोग सर्विस में हैं, जॉब में हैं, जो गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। तो जो पहला है वो हमारा गलत है, क्योंकि जो टोटल वोटर है वो क्या है 7,64,33,000 है, इसमें 6 करोड़ दिया हुआ, तो यही पहला जो है गलत है, तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल जो है वो हम देखते क्या है कि विच एमंग द फॉलोइंग पर्सन्स बिहार रिसीव द म्यूजियम इन्फ्लुएंसर अवार्ड 2024। तो म्यूजियम इन्फ्लुएंसर अवार्ड की बात करें तो हमारे बिहार के जो पटना म्यूजियम है, बिहार म्यूजियम है, उसके जो कह सकते हैं डायरेक्टर, और ये हाँ बिहार म्यूजियम के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है अंजनी कुमार सिंह, वो हैं म्यूजियम इन्फ्लुएंसर अवार्ड अंजनी कुमार सिंह, उन्हीं को दिया गया है। ये जो हैं सज्जन हैं उन्हीं का नाम है अंजनी कुमार सिंह, और ये बिहार म्यूजियम के क्या हैं डायरेक्टर हैं, इन्हीं को दिया गया है, ठीक है। किस चीज़ में दिया जाता है फॉर द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द म्यूजियम फील्ड ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट इफर्ट टू, किस चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, फिल्म को उसको कंजर्व करने के लिए, रिसर्च के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, इनहेंस दियर स्टेबिलिटी। म्यूजियम में क्या होता है किसी भी जो पुराना चीज़ है उसको प्रिजर्व किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, ये सबको रिसर्च के लिए। उसी में जब बहुत अच्छा काम करते हैं तो आपको क्या किया जाता है अवार्ड किया जाता है। अगला जो सवाल है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द क्रेटर ऑफ मार्स approved by the International Astronomical Union that derives its name from the name of a place in बिहार। बिहार के कौन से जगह पे मार्स में जो क्रेटर है, क्रेटर क्या होता है आपको ना जमीन में एक गड्ढा जैसा दिखेगा, उसी को मोटा माटी भाषा में आप समझ लीजिए उसको क्या बोलते हैं क्रेटर बोलते हैं। तो मार्स पे एक क्रेटर है जिसका नाम रखा गया कहाँ के नाम पे, बिहार के एक नाम के जगह पे, उसका नाम क्या है हिल्सा। हिल्सा कहाँ है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। हिल्सा, हिल्सा एक क्या है प्रमंडल है शायद, ठीक है, हिल्सा के नाम पे रखा गया है, ठीक है। दूसरा जो है ये मुरसान, मुरसान क्या है यूपी में एक जगह है उसके नाम पे रखा गया है। ये देखिए ये जो क्रेटर है एक बर्नर्ड, हिल्सा, लाल और मुरसान, ये सब क्रेटर का नाम रखा गया है, ठीक है, ठीक है। तो बिहार में हिल्सा नाम के जगह पे रखा गया है। क्यों रखा गया है, ये जो कुछ अहमदाबाद के साइंटिस्ट हैं, कहाँ के फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी के, अहमदाबाद ये जो लेबोरेटरी है फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, वहाँ के साइंटिस्ट जो हैं उनका एक यूनिट है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जिन्होंने 3 क्रेटर को डिस्कवर किया मार्स में। तो जब उन्होंने डिस्कवर किया गया तो उन्हीं को बोला कि आप नाम दे दीजिए। तो उसमें से उनके जो फॉर्मर डायरेक्टर थे देवेंद्र लाल, उनके नाम पे एक लाल क्रेटर रखा गया। दूसरा जो देवेंद्र लाल थे वो रिनोड कॉस्मिक फिजिसिस्ट थे, उनके नाम पे रखा गया। दूसरा जो है वो मुरसान यूपी का एक सिटी है उसके नाम पे रखा गया, और हिल्सा जो बिहार का एक छोटा सा टाउन है उसके नाम पे रखा गया, ठीक है, जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में हिल्सा पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको कौन अप्रूव कर दिया, ये अप्रूव किया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट IAU 2024 में, इसीलिए ये न्यूज़ में था, इसलिए ध्यान रखिएगा। जो अगर हम बात करें लाल क्रेटर की तो ये 65 किलोमीटर वाइड है, ठीक है,
और अगर हम बात करें मूर्सन की तो ये 10 किलोमीटर वाइड है, 10 किलोमीटर। और हम बात करें हिल्सा की तो ये भी 10 किलोमीटर वाइड है। ठीक है, अगला सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, इसमें हिल्सा हो गया। बी, विच प्लेयर ऑफ द बिहार हैज वन द गोल्ड मेडल इन द खेलो इंडिया जूनियर वीमेन स्विमिंग कंपटीशन। उनका नाम है कात्यायनी सिंह। ठीक है, कात्यायनी सिंह जो हैं वो खेलो इंडिया जूनियर वीमेन स्विमिंग कंपटीशन में गोल्ड जीती हैं। एज पर द बिहार बजट 24-25, what is the total amount that Bihar will get as its share of central taxes in financial year 2024 and 2025? ठीक है, इसमें जो है वो कितना जो शेयर है वो हमारे बिहार बजट के हिसाब से जो स्टेट का जो एक्सपेक्टेशन है कितना सेंट्रल टैक्सेस में से मिलेगा वो है 1.13 लाख करोड़। कितना है? 1.13 लाख करोड़ सेंट्रल टैक्सेस जो भी जमा होता है, जो भी हमारे स्टेट में से जाते हैं, जो भी टैक्सेस होता है उसमें जो हिस्सा मिलेगा वो क्या है? 1.13 लाख करोड़। अगर हम बहुत प्रिसाइजली बात करें तो वो कितना है? 1,13,011.92 करोड़ मिलेगा। ठीक है, जिसमें सेंट्रल शेयर का अगर हम बात करें बिहार बजट की तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर रहा है वो है 2,78,725.72 करोड़। ये क्या है? हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और अगर हम फिस्कल डिफिसिट की बात करें, ठीक है, फिस्कल डिफिसिट की बात करें तो वो क्या है? 29,095.42 करोड़, जो क्या होता है? 2.98% किसका हो जाएगा? जीएसडीपी का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल हमारा है मिशन जन सेवा ऑफ बिहार इज रिलेटेड टू। जन सेवा जो है ये देख लीजिए, यहाँ पे फैक्ट जो कुछ है, इस वर्ष में वित्तीय विभाग में बिहार बजट में शिक्षा विभाग को सबसे ज़्यादा पैसा मिला है। 52,639.03 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। बिहार में देखेंगे तो कहाँ कहाँ से ये पैसा आता है? सबसे ज़्यादा किससे आता है? टैक्स से। ठीक है, उसके बाद किससे आता है? गवर्नमेंट का अपना राजस्व से। उसके बाद आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ये लोक ऋण से। ठीक है, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी अनुदान के द्वारा। उसके बाद राज्य के भिन्न भिन्न राजस्व से रेवेन्यू आता है, और 0.16 जो हमारा ऋण होता है, जो हम कर्ज देते हैं, उसके वसूली से। ठीक है, मिशन जन सेवा जो है वो क्या है? मिशन जन सेवा जो है वो बिहार पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें बिहार पुलिस का जो टैगलाइन है वो क्या है? जन विश्वास संकल्प। हमारा ये ध्यान रखेगा, एक बार बीपीएससी में पूछ दिया गया था कि बिहार टूरिज्म का टैगलाइन क्या है। मैं भी आपसे पूछ दे बिहार पुलिस का टैगलाइन क्या है? उसका टैगलाइन क्या है? जन विश्वास संकल्प हमारा। तो बिहार पुलिस के द्वारा डिसाइड किया गया था मिशन जन सेवा, जिसमें क्या होगा? इसमें ऑर्डर दिया जाएगा पुलिस सर्विसेज ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड टू सिटीजन्स को, कि जो पीपल विल नॉट हैव टू रश द पुलिस स्टेशन। आपको पुलिस स्टेशन ना जाके आप ऑनलाइन क्या कर सकते हैं? जैसे आप अपने पासपोर्ट का वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन ही कर सकते, वीडियो कॉल पे, है ना। लाइसेंस लिया जा सकता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया जा सकता है। आपको फिजिकली जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ ना जाके आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। ये सब सुविधा के लिए मिशन जन सेवा शुरू किया गया था। तो क्या हो जाएगा? ई कंप्लेंट इन पुलिस स्टेशन। अगला सवाल क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन बिहार हैज बीन इंक्लूडेड इन स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0। स्वदेश दर्शन स्कीम की बात करें हम तो ये है क्या? स्वदेश दर्शन स्कीम। तो जो स्वदेश दर्शन स्कीम है ये सबसे पहले, ये अभी तो 2.0 लॉन्च आया है। जो स्वदेश दर्शन स्कीम है वो 2015 में आता है। ठीक है, स्वदेश दर्शन सिर्फ, और 2.0 है वो 2022 में आता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि जो भी घूमने, हम अब टूरिज्म को क्या करेंगे? बढ़ावा देने के लिए। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। हमारे अभी टूरिज्म मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, तो इसके तहत बिहार के जो नालंदा और वैशाली, या गया और नालंदा, कौन सा जगह? गया और नालंदा को ये स्वदेश दर्शन स्कीम में क्या कर लिया गया है? ऐड कर लिया गया है, गया और नालंदा को। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा स्कीम जो लाया गया था 2022 में 2.0 लॉन्च किया गया, और 2015 में स्वदेश दर्शन आया था, और 2022 में स्वदेश दर्शन 2.0 लाया गया, जिसी के तहत हमारे गया और नालंदा को सेलेक्ट किया गया है, ताकि यहाँ क्या हो जाएगा? टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। अगर हम बात करें पुनौरा धाम, जो कहाँ है? पुनौरा धाम कहाँ है? सीतामढ़ी में।
तो पुनौरा धाम जो है उसको किस चीज़ के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था? प्रसाद स्कीम के द्वारा। PRASHAD। प्रसाद का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? पिलग्रिमेज रिजुबिनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, है ना। और ये भी किसका स्कीम है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का स्कीम है। उसके तहत हमारा पुनौरा धाम जो कहाँ है? सीतामढ़ी में। ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रसाद। लेकिन आपसे पूछे गया और नालंदा, तो वो स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 कब आया? 2022 में। सबसे पहला स्वदेश दर्शन कब आया था? 2015 में। अभी हमारे टूरिज्म मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। पहले ये क्या थे? ये जल शक्ति मिनिस्टर के मिनिस्टर थे, ठीक है। उसके बाद पूछा गया कि हाउ मेनी यंग माइंड्स फ्रॉम द बिहार हैव बीन सिलेक्टेड बाय द अटल इनोवेशन मिशन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इसमें क्या करना होता है? इनोवेशन करना होता है। यंग माइंड्स को लिया जाता है रिसर्च के लिए। तो इसमें 4 बच्चों को लिया गया है, बिहार से 4 बच्चों को लिया गया है, जिनका नाम क्या है? ऋषु कुमार, रवि कुमार, ठीक है, राकेश कुमार एंड प्रवीण कुमार। ये 4 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है फॉर द अटल इनोवेशन मिशन, है ना। किस चीज़ के लिए? इनको इंटर्नशिप दिया जाएगा जो हेल्प करेगा फ्यूचर में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें विद द विजन टू कल्टिवेट 1 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया एज न्यूरेट्रिक इनोवेशन, ठीक है। अटल इनोवेशन जो है मिशन जो है वो क्या करेगा? अटल टिंकरिंग लैब ही बनाती है पूरी इंडिया में स्कूल्स में, ठीक है, जो क्या सिखाता है? डिजाइन माइंडसेट, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, एडेप्टिव लर्निंग, फिजिकल कंप्यूटिंग एटसेट्रा। आई एम सॉरी, ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि फिर से क्या आएगा कि फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बिहार बजट 24-25। क्या बोला गया कि द प्रेजेंट बजट वॉज ए रेवेन्यू सरप्लस बजट। जो बिहार में जो बजट आया वो क्या है? रेवेन्यू सरप्लस बजट है। सरप्लस बजट का मतलब कि हम जितना खर्च करेंगे उससे ज़्यादा हमारे पास क्या आ गया है? पैसा आ गया है, ठीक है। दूसरा क्या कि बजट एलोकेटेड 6000 करोड़ फॉर 7 निश्चय 2, है ना। और एजुकेशन सेक्शन रिसीव्ड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द बजट। अभी हम लोग ऊपर में देखे थे तो ये तो सही हो गया। क्या बोला कि फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, कौन सा सही है, ठीक है। तो इसमें जो सही है वो क्या है कि प्रेजेंट बजट जो है हमारा बिहार का वो सरप्लस तो है, सही बात है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा जो बजट जो में 7 निश्चय के लिए दिया गया है, वो 7 निश्चय के लिए हमको कितना पैसा दिया गया है? 5040 करोड़, ना कि 6000। तो ये हमारा क्या हो गया? गलत। और ये सही, एक सही 3 सही, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारा क्या हो जाएगा? C1 and 3 आर करेक्ट, ठीक है। अगर हम बात करें रेवेन्यू सरप्लस की, तो रेवेन्यू जो है वो 1121.41 करोड़ जो है 24-25 के लिए है, जो 0.11% हमारा GSDP का है। और 5040 करोड़ जो है वो अलॉट किया गया किसके लिए? 7 निश्चय योजना के लिए, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। और बाकी जो अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे दिया गया है, वो कितना दिया गया है? वो 22,200.35 करोड़, जो हमारा 22.2% आता है किसका? बजटरी एलोकेशन का 2024-2025 ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए, ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो हमारा है वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी सेक्शन ऑफ बिहार एज पर बिहार इकोनॉमिकल सर्वे 2023-2024, 2023-24 के इकोनॉमिकल सर्वे के हिसाब से जो प्राइमरी सेक्टर है बिहार में वो उसका क्या है? उसमें बोला जाए कि द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन जीवीए ऑफ बिहार वॉज 20.7% ड्यूरिंग 2021 एंड 2022। प्राइमरी सेक्टर आपको पता है क्या होता है? जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, डेयरी, फॉरेस्ट्री एटसेट्रा। सेकेंडरी में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग, इसी को जब हम प्रोसेस करते हैं। और टर्शियरी में क्या होता है? जब हम सर्विस सेक्टर की बात है, किसी को सेवा दे रहे हैं, जैसे टीचिंग हो गया, जॉब हो गया, ठीक है। आप कल को SDM बनेंगे तो वो क्या होगा? सर्विसेज सेक्टर में होगा। लेकिन आप किसी तरह का कोई बिजनेस शुरू करते हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो क्या होगा? सेकेंडरी होगा। और प्राइमरी होगा जिसमें रॉ मटेरियल जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशिंग, डेयरी, फॉरेस्ट्री, है ना, इसको प्रोसेस करके जब बेचा जाएगा वो होता है, जो प्रोसेस होता है वो प्राइमरी हो गया, जब प्रोसेस हो गया वो सेकेंडरी हो गया, और जिसमें सर्विस की बात हुई वो टर्शियरी होगी। तो इसी में क्या बोला जा रहा है कि बिहार में जो प्राइमरी सेक्टर है उसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। क्या हमारे इकोनॉमिक सर्वे में बोला जा रहा है कि जो प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर है बिहार के GVA में, ग्रॉस वैल्यू एडिशन में, वो है 20.7% ड्यूरिंग 2021 एंड 2022।
टू, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये जो है बिहार का टोटल वर्कफोर्स का 55% एब्जॉर्ब करता है। और द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज्ड इन बिहार फ्रॉम 1718 टू 2021-2022। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट को नहीं चुनना है, गलत को चुनना है। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जो प्राइमरी सेक्टर है बिहार में वो कितना ऑब्जर्व करता है, 47.8% टोटल वर्कफोर्स को करता है, ना कि 55% करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब हम पहला देख लेते हैं। पहला में क्या है कि जो ये जो कंट्रीब्यूशन है ना, प्राइमरी सेक्टर इन जीवी ऑफ बिहार 20.7 ड्यूरिंग 2021-2022, ये क्या है, सही है। और जो शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट जो है 2017-18 से 21-22 के बीच में वो क्या है, इंक्रीज हुआ है, ये भी सही है। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ दूसरा इनकरेक्ट है, सेंस 2 इज करेक्ट। भी व्हाट वाज द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR, ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन बिहार एज पर PLFS। क्या है PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये कौन करता है, NSSO के द्वारा, ठीक है। NSSO के द्वारा ये कैलकुलेट किया जाता है, क्या, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अगर हम बात करें NSSO क्या है, यह है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। इसी के द्वारा सर्वे कंडक्ट करवाया जाता है और पता किया जाता है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्या है। उसमें क्या पता किया जाता है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, ठीक है, जो मेजर क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, कितना बेरोजगारी है इंडिया में, देश में, वो देखता है। सो एज पर PLFS 23-24 लेबर फोर्स जो है पार्टिसिपेट इन बिहार वो कितना है, 50.9% है। और अगर हम वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात करें तो वो कितना है, 48.7% है, 15.9%। अगला सवाल चलते हैं। अब यहाँ पे देख लेंगे कि लेबर फोर्स ऑफ पार्टिसिपेशन रेट निकालने के लिए क्या किया जाता है, जितने एम्प्लॉयड लोग हैं और जितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं दोनों को जोड़ दिया जाता है और डिवाइड किससे किया जाता है, सिविलियन नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पॉपुलेशन से। तब हमारा क्या निकल जाता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। कौन कैलकुलेट करता है, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। उसके बाद हम अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि विमेन्स रिजर्वेशन एक्ट जो 2023 है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये कैसे आया, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। proposed to reserve what % of seats for women in लोक सभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर। आपको पता है कि 106वां जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो क्या करता है, 33% रिजर्वेशन देता है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटर में। अगर हम बात करें 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये कितने नंबर का बिल था, तो ये जो बिल था वो 128वां बिल था, 128th बिल था। और ये कितने दिन के लिए इनको मिलेगा रिजर्वेशन, 15 साल के लिए मिलेगा। और ये कब एसेंट हुआ, 28 सितंबर 2023 को हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा इसको एसेंट किया गया था, ठीक है। और कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा, 33%। इससे क्या होगा इससे होगा कि जो विमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ेगा। अभी तक बोला गया कि लोकसभा में मात्र 14% का ही पार्टिसिपेशन था, जो बढ़ के 33% हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर अ स्टेट टू ग्रांटेड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इन इंडिया। अभी आपके इसमें क्या है कि हाई अर्बनाइजेशन रेट, ये तो नहीं ही हो सकता। स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर, ये हो सकता है। हाई GDP पर कैपिटा, ये भी नहीं हो सकता। और प्रेजेंस ऑफ लार्ज इंडस्ट्री, ये भी नहीं हो सकता। जब आपको स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस चाहिए, इसका मतलब आपको कोई दिक्कत है ना, कोई परेशानी है तभी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर। इसमें क्राइटेरिया क्या होता है, बहुत सारा क्राइटेरिया होता है, जैसे कि जो हिली और डिफ़िकल्टी टेरेन है ना, वहाँ का जो टेरेन है, वहाँ का जो ज़मीन है वो कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। पॉपुलेशन कैसा है, अगर बहुत कम लो पॉपुलेशन डेंसिटी है तो भी मिल सकता है। साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन है कि ढंग का बहुत सारा ट्राइबल पॉपुलेशन है तो भी दिया जा सकता है। अदर फैक्टर जैसे इकोनॉमिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस हो या नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस हो। सो दीज आर द स्पेसिफिक चैलेंजेस, जैसे नेचुरल क्लाइमेटिक कुछ आ गया हो या डिफिकल्टी जोग्राफिकल कंडीशन हो, उस स्थिति में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, ठीक है।
अगर हम बात करें इसके एवोल्यूशन की कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, तो ये सबसे पहले 1969 में किसके रिकमेंडेशन पे, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके चेयरमैन कौन थे, महावीर त्यागी। ठीक है, उस समय आसाम और जम्मू कश्मीर एंड नागालैंड, कौन कौन सा, आसाम, जम्मू कश्मीर एंड नागालैंड को ही दिया गया था। उसके बाद जो पहली बार 1969 में फॉर्मलाइज किया गया और बनाया गया क्या, गडगिल फार्मूला, जिसमें फंड एलोकेशन दिया गया ताकि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसको क्या कर सके, क्लियर कर सके, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी। उसी फार्मूला के बेसिस पे, गडगिल फार्मूला के बेसिस पे बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो अपना स्टेटहुड डिमांड करने लगे और वो मांगने लगे कि हमको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए। इसके बाद 1970 में हिमाचल प्रदेश को ऐड किया गया, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 1971 में किया गया, 1975 में सिक्किम को और अरुणाचल मिजोरम को 1986 में, और 2001 और 2 में किसको किया गया, उत्तराखंड को किया गया। अब बताइए कि सब स्टेट जो है वो स्पेशल स्टेटस लेना क्यों चाहता है, इसलिए क्यों जब किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलता है तो उसको फाइनेंशियल स्टेट असिस्टेंट दिया जाता है, असिस्टेंस दिया जाता है, किसके थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। इनफैक्ट मोर फेवरेबल होता है, जैसे कोई भी स्कीम आता है उसमें 90% जो पैसे हैं वो कौन लगाएंगे, सेंटर, और 10% स्टेट को लगाया जाएगा। जो अगर स्पेशल कैटेगरी का नहीं है तो उसमें 60-40 का रेशियो होता है, उसमें जो रेशियो होता है स्पेशल कैटेगरी में वो 90-10 का रेशियो होता है, दैट्स वाई। ठीक है, अभी जो है अगर हम बात करें, हमारे 11 स्टेट हैं जिसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है। अगर हम बात करें हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, उसके बाद तेलंगाना, उत्तराखंड, हिमाचल, ठीक है, ये सब स्टेट्स। तो कौन कौन सा हो गया, अरुणाचल, आसाम, हिमाचल, तेलंगाना, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड। ठीक है, किसका किसका भी डिमांड था, अभी हाल में हमारा स्टेट बिहार और आंध्रा दोनों का डिमांड था कि हमको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए। बिहार किस बेसिस पे मांग रहा था, बिहार का जो बेसिस था वो क्या था, लो पर कैपिटा इनकम। यहाँ पे क्या था, हाई पर कैपिटा इनकम। हमारे स्टेट में क्या है, लो पर कैपिटा इनकम, कि हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और लो पर कैपिटा इनकम है, इसलिए हम मांग रहे थे। उसी बात करें अगर आंध्रा का, तो वो क्यों मांग रहा था, वो बोल रहा था कि जब हम बाइफरकेट हुए, जब तेलंगाना बना तो हमारा सारा रिसोर्स जो है वो कहाँ चला गया, तेलंगाना में चला गया, इसलिए हमको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये ध्यान रखिएगा कि 11 स्टेट्स जो हैं उनको मिला हुआ है। कौन कौन सा है वो है, एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं आपको, अरुणाचल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है, उसका सिक्किम, सिक्किम के बाद जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड। ओके, उसके बाद बिहार और आंध्रा और उड़ीसा, ये तीनों डिमांड कर रहे हैं। इसमें आपको तेलंगाना भी एक है जिसको दिया गया है स्पेशल स्टेटस कैटेगरी। ठीक है, तेलंगाना को भी दिया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977, हु इज एलिजिबल टू रिकॉग्नाइज एज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। कि सैलरी एंड अलाउंस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 के हिसाब से कौन जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन। पहला ऑप्शन क्या है, एनी मेंबर ऑफ द अपोजिशन पार्टी, कि अपोजिशन पार्टी का कोई भी मेंबर को हम बना सकते हैं। दूसरा, द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी विथ एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा, कि वैसे अपोजिशन पार्टी जो सबसे बड़ी हो और टोटल मेंबरशिप, लोकसभा का जितना मेंबरशिप है उसका 10% हो, उसका जो लीडर होगा उसको हम बनाएंगे लीडर ऑफ अपोजिशन। तीसरा, द लीडर ऑफ एनी अपोजिशन पार्टी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्पीकर, के स्पीकर के द्वारा किसी भी अपोजिशन पार्टी को पिक कर लिया गया और बोला कि आप बन गए। और चौथा, कि लीडर ऑफ द पार्टी विद द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स, कि जो दूसरे सबसे ज़्यादा नंबर सीट्स लाएंगे पार्टी में उसको बनाया जाएगा। तो अगर हम बात करें कि सैलरी एंड अलाउंस ऑफ लीडर एंड अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1977, उसके हिसाब से वैसी पार्टी जो लोकसभा के मेंबरशिप के 10% उनका क्या हो, सीट्स हो, उसके जो लीडर होंगे उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन है वो सही है।
अगर हम बात करें तो अभी हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो कौन है, वो मिस्टर राहुल गांधी हैं, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है, इनको बोला जाता है लीडर ऑफ अपोजिशन को क्या बोला जाता है, शैडो पीएम बोला जाता है, शैडो पीएम बोला जाता है। और बोला जाता है कि ये शैडो कैबिनेट को हेड करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ देखा जाता है, ये डेमोक्रेसी जैसे यूके से हम लोग देखा जाता है कि वहाँ भी लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। और बोला जाता है कि इनका जो काम क्या क्या होता है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर है ना, मेंबर ऑफ सिलेक्शन कमेटी अपॉइंटमेंट में इनका की रोल हो जाता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब पिछले 2 लोकसभा से मतलब 70th और 16th लोकसभा में कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। इस बार लीडर ऑफ अपोजिशन चुने गए हैं, वो हैं राहुल गांधी, क्योंकि इस बार उनके पार्टी को 10% मेंबरशिप मिला है इसलिए। अगला सवाल क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट्स डिड एजुकेशन, है ना, ओरिजिनली, वर्ड को पकड़िएगा, ओरिजिनली बिलोंग टू द अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि कौन सा ऐसा लिस्ट में डाला था सबसे ओरिजिनली, एजुकेशन जो है ओरिजिनली हमारा जो भारत का संविधान है वो उसके कौन से लिस्ट में था। तो ओरिजिनली अगर हम बात करेंगे, जब शुरुआत में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो उसमें स्टेट लिस्ट में डाला गया था, किसको, एजुकेशन को। लेकिन अभी का सिनेरियो क्या है कि एजुकेशन जो है वो किस में है, कॉन्क्यूरेंट लिस्ट में है, ठीक है। अगर हम बात करें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की तो एजुकेशन जो था वो इंक्लूड किया गया था स्टेट लिस्ट में, क्यों, ताकि जो गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, वो उसको प्राइमरी अथॉरिटी दिया गया था टू लेजिस्लेट ऑन मैटर्स रिलेटेड टू एजुकेशन। हालांकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसको याद करने का तरीका क्या है, 4 और 2 क्या होता है, 6, और यहाँ पे देखिए क्या होगा, 6। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू इसको क्या कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया और स्टेट लिस्ट से निकाल के इसको कहाँ डाल दिया गया, कॉन्क्यूरेंट लिस्ट में डाल दिया गया, ठीक है। स्टेट लिस्ट जो है वो 7th शेड्यूल के अंदर आता है, जिसमें क्या क्या आता है, स्टेट लिस्ट में क्या क्या आता है, जैसे पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको सिग्निफिकेंट चेंज किया गया इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर में, और इसको क्या कर दिया गया, स्टेट लिस्ट से निकाल के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। ओके, तो बस ये ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ड है ओरिजिनली, अभी पूछेगा करेंटली तो वो किस में हो जाएगा, कॉन्करेंट लिस्ट में, बट ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ था, तो वो था स्टेट लिस्ट में। ओके, अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो हमारा है वो क्या है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर्टिकल डिफाइन द मनी बिल। अगर ये भी बताना पड़े तो क्या करना चाहिए, चापाकल में कूद के जान दे देना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 110 जो है वो क्या डिफाइन करता है, मनी बिल को डिफाइन करता है। मनी बिल को सर्टिफाई कौन करता है, स्पीकर करता है। अगर स्पीकर किसी भी बिल को बोल दिया वो मनी बिल है तो वो क्या हो जाएगा, मनी बिल हो जाएगा, है ना। वो कहाँ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है मनी बिल को, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। ये सब बताने की बात भी नहीं है, इतना तो आपको खुद ही आता होगा। अब बताया जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन मोदी 3.0 गवर्नमेंट फ्रॉम बिहार। बिहार से मोदी 3.0 जो बना है कैबिनेट, उसमें ये सब खुद पढ़ लीजिएगा, ये सब तो आता ही होगा। कौन नहीं है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो नित्यानंद राय मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। कौन है नित्यानंद राय, ये साहब जो हैं वो है नित्यानंद राय, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। हाँ, रामनाथ ठाकुर, ठीक है। रामनाथ ठाकुर कौन है, आपको पता है कि जो कर्पूरी ठाकुर हैं उनके बेटे, है ना, वो कौन है, रामनाथ ठाकुर, जेडीयू के राज्यसभा के मेंबर हैं, ये हैं रामनाथ ठाकुर। ये क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर के हैं, ये भी हैं। नित्यानंद राय क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन होम अफेयर्स में है ना। सतीश कुमार दुबे की अगर बात करें तो सतीश कुमार दुबे क्या हैं कुछ, जी हाँ, सतीश कुमार दुबे जो हैं वो राज्यसभा के मेंबर हैं और वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कोल एंड माइंस के हैं, तो ये भी हैं। राजीव रंजन सिंह, जिनका और क्या नाम से जाना जाता है, लल्लन सिंह, जेडीयू के लीडर हैं, वो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो क्या है, मुंगेर, और अभी क्या है, ये पंचायती राज एंड एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर हैं, तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। अगर बच गए और चेहरे, ये हमारे गिरिराज सर हैं,
गिरिराज साहब जो हैं वो, उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो क्या है, बेगूसराय है, और ये मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल हैं। ये जीतन राम मांझी हैं, हम पार्टी के लीडर हैं, और इनका कॉन्स्टिट्यूंसी है वो गया है, और ये जो मिनिस्टर है वो MSME मिनिस्टर है। ठीक है, ये नित्यानंद राय है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स। ये जो है चिराग पासवान है, बीजेपी के बजरंग बली, है ना। ये कौन से मिनिस्टर हैं, ये है मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, और ये जो हैं ये है राजभूषण चौधरी, इनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है मुजफ्फरपुर, और ये क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति मिनिस्ट्री। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। तो कितने लोग हैं जो कैबिनेट में हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग जो हैं वो कैबिनेट में अभी मिनिस्टर हैं। कुछ मिनिस्टर हैं और कुछ क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। अगला सवाल क्या है कि विच टाइगर रिजर्व हैज़ बिकम द फर्स्ट डार्क स्काई पार्क इन इंडिया। डार्क स्काई पार्क होता क्या है कि जिसमें लाइट के कारण पोल्यूशन ना हो, अंधेरा किया जाता और स्काई को देखा जाता है क्लियरली। तो वो कौन सा है, वो है पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये 2 स्टेट्स में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ, महाराष्ट्र और MP। ठीक है, ये दोनों स्टेट में ये फैला हुआ है। जो पेंच जो है ये इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है और एशिया का 5वां। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये फर्स्ट क्रॉस जो है वो 2 स्टेट में है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। और यहाँ बोला गया कि जो लाइट्स है उसको फेस किया गया ग्राउंड की तरह, ताकि मिटिगेट लाइट पोल्यूशन एंड बफर एरिया में जो लाइट पोल्यूशन है उसको बंद किया जाए और रात में अच्छे से स्काई का लुत्फ उठाया जाए, जिसको हम डार्क स्काई पार्क कहते हैं। पेंच टाइगर रिजर्व पहला बना है। अगला सवाल क्या है कि इंडिया का फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च चेयर विल बी इस्टेब्लिश्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस। जो गति शक्ति का रिसर्च चेयर है वो कौन से इंस्टीट्यूशन में क्या किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, IIM शिलोंग। शिलोंग कहाँ है, मेघालय। ये देखिए मैप है, मेघालय का जो कैपिटल है वो क्या है, शिलोंग है। शिलोंग में IIM शिलोंग जो है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग, वहाँ क्या किया गया है, चेयर लगाया गया है। किसका, गति शक्ति रिसर्च का चेयर लगाया गया है। चेयर लगाने का मतलब ये नहीं कि एक कुर्सी रख दिया गया है, मतलब एक लैब बनाया गया है जहाँ गति शक्ति रिसर्च किया जाएगा। और ये कौन है, सर्बानंद सोनोवाल, इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल जो है PM सूरज पोर्टल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। PM सूरज जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो PM का मतलब क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर, और सूरज का मतलब क्या होता है, यहाँ पढ़िए, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं बेरोजगार आधारित जन कल्याण। ठीक है, क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें किया जाएगा क्या, इसमें लोन दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 लाख लोन्स ऑफ एम्प्लॉयड बिजनेस टू द बेनिफिशियरी टू डिप्राइव्ड ग्रुप। किनको दिया जाएगा, डिप्राइव्ड ग्रुप को। और एम्पावरमेंट किनको किया जाएगा, बेनिफिशियरी थ्रू वेंचर कैपिटल फंड, AISM, नमस्ते स्कीम एटसेट्रा। इनकरेजमेंट ऑफ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कि जो भी डिप्राइव्ड ग्रुप हैं उनको लोन दिया जाएगा ताकि वो कुछ धंधा पानी कर सकें। तो ये क्या है, किनके लिए है, रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सोलर पावर के लिए है, नहीं। सौभाग्य स्कीम के लिए है, नहीं। स्ट्रीट वेंडर के लिए है, नहीं। किसके लिए है, डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए है। किसके लिए है, डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए है। प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं बेरोजगार आधारित जन कल्याण, PM सूरज, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें ये कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट। आपको बताना है कि हमारे मिनिस्टर कौन हैं सोशल जस्टिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के, कमेंट करके बताइए। ठीक है, बहुत कम सवाल पूछे हैं आज। विच टेक जाइंट हैज अनप्रिवेल्ड द लाइट वेट AI मॉडल Phi-3 मिनी। Phi-3 मिनी जो है वो किसके द्वारा लाया गया है, तो ये देखिए ये है Phi-3 मिनी, और ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा क्या किया गया है, अनवील किया गया है। ये क्या है, AI मॉडल है। ठीक है, अगर हम Phi-3 मिनी की बात करें तो ये क्या है, एक लाइट वेट AI मॉडल है जो क्या कर सकता है, स्मार्टफोन में चलेगा, और ये किस पे बेस्ड है, SLM पे बेस्ड है, मतलब स्मॉल लैंग्वेज मॉडल पे है। SLM, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल। इसके द्वारा अगर हम बात करें तो ये क्या कर सकता है, सेम साइज नेक्स्ट साइज अक्रॉस द वैरायटी ऑफ बेंचमार्क इन
दूसरे लैंग्वेज में रीजनिंग, कोडिंग, मैथ जो एआई काम करता है उस पर काम करेगा। अगर हम बात करें तो ये जो मॉडल है वो सिंपलर और चीपर कंपेयर टू हेवी वेट लार्ज लैंग्वेज जैसे ओपन एआई का चैट जीपीटी 4 टर्बो है, उससे उससे आसान, उससे कम में ही चल जाएगा। ठीक है। अगर उसके बाद हम बात करें कि जेमिनी का जो है, यहाँ ऑप्शन दिया होगा, जेमिनी जो है, जेमिनी ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया एआई? वो है गूगल का। ये गूगल के द्वारा जेमिनी किया गया है। मेटा के द्वारा जो किया गया है वो है लियामा। लियामा का एक जानवर होता है, उसी के नाम पे किया गया है। उसके बाद ये जो आप देख रहे होंगे रोबोट काइंड ऑफ, वो क्या है? इनका नाम है इरिस, IRIS, इरिस। ये क्या है? इंडिया की पहली एआई टीचर है। ठीक है। इंडियाज फर्स्ट एआई टीचर, याद रखिएगा, इंडियाज फर्स्ट एआई टीचर इज इरिस, है ना। लियामा जो है वो किसका है? मेटा का। और जेमिनी जो है वो किसका है? गूगल का। और ये जो दोनों मोहतरमा को देख रहे होंगे आप लोग को, जो ओरिजिनल लग रही होंगी, ये क्या हैं? ये इंडिया की पहली एआई इन्फ्लुएंसर हैं। और इनका नाम क्या है? नैना, है ना, चश्मिश नैना। ओके, तो आपको सब हो गया होगा। अब अगला सवाल जो यहाँ से आता है वो है एप्टीट्यूड का। ठीक है। तो यहाँ से एप्टीट्यूड हम सॉल्व करेंगे, हम स्टेप वाइज नहीं करेंगे, फटाफट कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में वैसे ही करना होता है। बोला जा रहा है कि पर्सन हैज अ बेसिक सैलरी ऑफ 15,000। इसका जो बेसिक सैलरी है वो कितना है? लिख लेते हैं। बेसिक सैलरी कितना है? 15,000 है। ठीक है। और पेन चेंज कर ले रहे हैं। बेसिक सैलरी 15,000 है। उसका जो डियरनेस अलाउंस है वो इंक्रीज करता है कितना? 150% से 110%। डियरनेस अलाउंस जो है उसका DA वो क्या हो रहा है? वो बढ़ के कितना हो जा रहा है? 110% से 150% हो रहा है। और उसका जो TDS है वो क्या हो रहा है? टैक्स डिडक्शन जो है वो 20%, 15% से 20% हो जा रहा है ना। डिडक्शन बोथ इंक्रीज फ्रॉम 20% फ्रॉम 15%। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि कितना, हाउ मच हैज़, इसका जो सैलरी है वो बढ़ा है। इसमें एक ही चीज़ आपको जानने की बात है, वो है कि नेट सैलरी। अगर आप नहीं जानेंगे तो ये सवाल नहीं बनेगा। नेट सैलरी इज इक्वल टू क्या होता है कि जो आपका ग्रॉस सैलरी है ना, जो आपको ग्रॉस मिला, ग्रॉस सैलरी में से हम क्या घटा देंगे? TDS। अब TDS कैसे निकलेगा? जो TDS है वो ग्रॉस सैलरी का कितना परसेंट आपको काटा गया है। और ग्रॉस सैलरी कैसे निकलता है? जो आपका बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी, उसमें हम क्या ऐड कर देंगे? DA, डियरनेस अलाउंस। तो हमारा जो बेसिक सैलरी है वो कितना है? 15,000। तो यहाँ 15,000 लिखेंगे। और डियरनेस अलाउंस कितना है? अगर हम यहाँ पे पहले ओल्ड का निकालेंगे तब ना फिर नया का निकालेंगे, दोनों को घटा देंगे। तो ओल्ड का निकालेंगे 110%। तो 15,000 का 110% निकाल देंगे तो 15,000, और 15,000 का 110% कितना हो जाएगा? 16,500। ठीक है। ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 31,500। 31,500 हमारा क्या आ गया? ग्रॉस सैलरी। और TDS की अगर हम बात करेंगे तो TDS कितना है? 15%। तो 31,500 का 15%, ये अगर हम 31,500 गुने 15/100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 315 गुने 15, 315 गुने 15 करेंगे। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 और 315, ये कितना हो गया? 2 4,725। ठीक है। कितना हो गया? 4,725, 4,725 रुपीज़। तो हमारा नेट सैलरी निकल जाएगा, पुराना वाला जो है ओल्ड नेट सैलरी, वो कितना हो जाएगा? 31,500। इसमें से कितना घटा देंगे? 4,725। ये कितना निकल जाएगा? 5 और 7, 7 और 6 2, 26,775 रुपये इसका पुराना सैलरी बना। अब हम इसका नया वाला निकाल देंगे। सेम फार्मूला लगेगा, ग्रॉस नेट सैलरी इज इक्वल टू NS इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस TDS। इसका जो ग्रॉस सैलरी है वो कितना हो जाएगा? बेसिक सैलरी इसका कितना है? 15,000। और 15,000 में क्या जोड़ देंगे? इसका बेसिक सैलरी के बाद क्या निकालेंगे? इसका DA बढ़ के कितना हो जाएगा? 110 था, अभी 150 हो गया है। तो 15,000 का 150/100, ये कट गया। तो 15,000 प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर 225, 225 और 00,
ये दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 37,500। या क्या किसका आ गया ग्रॉस सैलरी। अब TDS निकालेंगे, TDS निकलेगा कितना 37,500 का कितना है ये TDS 20%, 20/100, 20×5 100 और 5 से ये कट जाएगा, कट के कितना निकल जाएगा 7500। तो आ गया 7500। अब इसको घटा देंगे कितना जाएगा 30,000। तो 30,000 इसका नया सैलरी बना। तो इंक्रीज कितना हुआ, तो इंक्रीज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30,000 में से घटा देंगे 26,775, निकल जाएगा कितना 3,225 रुपये का इंक्रीज। आंसर है हाँ डी। ठीक है 3,275 रुपया क्या हो गया इंक्रीज हो गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बोला जा रहा है कि देयर आर 2 ड्रेन्स R and S बॉटम द वाटर टैंक। कोई वाटर टैंक है, इसमें 2 ड्रेन है, एक ये और एक ये R और S। व्हेन ओनली R इज ओपन, अगर बस R को हम ओपन करेंगे अगर यहाँ से, तो बोल रहा है कि टैंक को 40 मिनट में ये क्या कर देगा खाली कर देगा। व्हेन S इज ओपन, तो इसको 25 मिनट में खाली कर देगा। तो इफ़ 15 मिनट बोथ ड्रेन आर ओपन देन S इज क्लोज्ड। बोला कि अगर हम 15 मिनट दोनों को खोल के S को बंद कर दें तो कितना टाइम में जो है टंकी खाली हो जाएगा। तो हम पहले क्या निकालेंगे कि दोनों मिलके काम कितना करेगा, तो दोनों का एलसीएम निकाल देंगे, है ना। 40 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 और 25 का एलसीएम 40 और 25, 25 400, हाँ 200। ठीक है, अब 200 मतलब क्या होगा कि 200 यूनिट ये दोनों मिलके भरेगा। मान लिया जाए कि इसमें 200 यूनिट पानी रहेगा, ठीक है, जिसमें से ये 40 कर निकाल देगा, ये 25 निकाल देगा, ये समझ लीजिए। तो आर इफिशियंसी जो है वो कितना निकाल पाएगा कि 200 में 40 को हम डिवाइड कर देंगे, उसका इफिशियंसी निकल जाएगा, मतलब 5 यूनिट। और एस का इसी तरीके से इफिशियंसी निकाल देंगे 200/25, तो वो आ जाएगा 8। हम आपको समझा नहीं रहे, हम आपको बना के बस दिखा रहे। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप जाके बेसिक पढ़िए, है ना। टेस्ट में आप सोचेंगे कि हम आपको मैथ सिखाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको ये आता होगा, बस हम समझा दे रहे कि कहाँ गलत किए होंगे। अगर नहीं आ रहा है तो अभी टाइम है, रोज़ 1 घंटा एप्टीट्यूड को दीजिए। ठीक है, तो ये 8 यूनिट हो गया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 8 मतलब दोनों मिलकर कितना 13 यूनिट काम कर देगा। 13 यूनिट, हमको काम कितना करना है 200 यूनिट का। तो अगर हम क्या बोल रहा है कि 15 मिनट चला देगा, हम 15 मिनट चला रहा है तो 1 मिनट में हम 13 यूनिट निकाल दे रहे, तो 15 × 13 कर देंगे। 15 × 13 करेंगे कितना जगह 15 × 45 और ये 195 यूनिट का काम कर दिए हम 15 मिनट चला के। उसके बाद भी कितना बचा हमको 5 यूनिट बचा रह गया, तो 200 में से 195 घटा देंगे तो 5 यूनिट निकल गया। 5 यूनिट का काम अभी और बचा हुआ है, वो कौन करेगा। आर को तो हम बंद कर देंगे एस का, तो एस का एफिशिएंसी क्या है, एसी को बंद किए हैं ना। हाउ मच टाइम डज इट देन एस इज क्लोज। अच्छा, एस को क्लोज कर दिए हैं हम, आर बस चलेगा। आर का एफिशिएंसी 5 है, मतलब 1 मिनट और 5/5 कर देगा 1 यूनिट। और ये कितना आ गया इधर से 15 + 1 16 मिनट में क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टंकी खाली हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं फटाफट। अब बोला गया कि बिटवीन 20 एंड 112 है ना, 20 और 112 के बीच में कितना नंबर है जो डिविजिबल होगा 6 से। तो 6 से अगर डिविजिबल करेंगे तो 20, 21, 22, 23, 24। अब 6 से ये डिविजिबल हो जाएगा 4। इसी तरीके से देखेंगे तो क्या क्या आ जाएगा 24। ठीक है, 24 के बाद 6, 30 कटेगा, 36 कटेगा। इसी तरीके से 112 के पहले देखेंगे तो कितना कटेगा 110 नहीं, 111 नहीं, 109 नहीं, 108 कट जाएगा। तो ये देखिए अब ये बन गया एक सीरीज में आ गया। 24 में 6 जोड़ देंगे, इसमें 6 जोड़ देंगे। इसी तरीके से किस में आ गया, ये एपी में आ गया। अब क्या पूछ रहा है हमसे कि कितना नंबर है ना, मतलब लास्ट टर्म निकाल देंगे। लास्ट टर्म हमको पता है ये है ना, तो नंबर ऑफ टर्म इन निकाल देंगे। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू होता है ए प्लस ए क्या होता है फर्स्ट टर्म n-1 इंटू डी क्या है कॉमन फैक्टर। तो लास्ट टर्म हमारा क्या है 108 इज इक्वल टू ए क्या है हमारा 24 प्लस n-1 नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू कॉमन फैक्टर कितना 6। ठीक है, अब ये हो गया, बस अब कुछ करना थोड़ी ना है। 108 में से 24 गया अपॉन 6 इज इक्वल टू n-1। 108 में से 24 गया कितना हो गया 84/6 इज इक्वल टू n-1। ये 14 बार का चला जाएगा, n इज इक्वल टू 14 + 1 इज इक्वल टू 15। तो
15 ऐसे नंबर होंगे जो क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा किससे, 6 से। किसके किसके बीच में, 20 से 112 के बीच का। अब 144 नंबर का सवाल देखते हैं कि एक वीमेन है, वो स्विम करती हैं 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब जब शांत पानी है तो उसमें 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो क्या करती हैं, स्विम करती है। मतलब स्टिल वाटर का स्पीड क्या हुआ है, VS इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसका देखिए क्या बोला है कि इफ़ अ रिवर रनिंग 2 किलोमीटर एन आवर, है ना। तो रिवर रनिंग अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। क्या बोला कि टेक्स हर 100 मिनट्स टू स्विम ए प्लेस एंड बैक, हाउ फॉर इज द प्लेस। बोला जा रहा है कि अगर वो 100 मिनट लेती हैं एक जगह से दूसरे जगह जाके आने में, तो वो कितनी दूर है। ठीक है, तो अगर आप डाउन स्ट्रीम में वो जाएंगी तो आपको पता है कि उनका जो स्टिल और 2 किलोमीटर का जो पानी का स्पीड दोनों जुड़ जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं कि डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, 10 + 2 V + U = 12 किलोमीटर पर हिसाब से वो तैरेंगी। और अपस्ट्रीम में जब आएंगी तो वो घट जाएगा, क्योंकि ये स्टिल है और ये उल्टा तैरेंगी। तो 10 में से 2 गया, 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। राइट, ऑलराइट। अब क्या है, आपको पता है क्या होता है हमारा कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड होता है। हमको क्या पता है, टाइम पता है, टोटल टाइम की 100 मिनट है। तो हम क्या कर देंगे, टाइम इज इक्वल टू क्या कर देंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इसी फॉर्मूला को यहाँ पुट कर देंगे कि हमारा टाइम क्या है, 100 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन V + U कितना है, 12, और D अपॉन 8। अब बस उसको क्या करना है, कैलकुलेट कर देना है, D निकल जाएगा। 12 और 8 का क्या हो जाएगा LCM, 24। 100 इज इक्वल टू 2D + 3D, 5D अपॉन 24, ये कट गया 20, है ना। D इज इक्वल टू 20 × 24। सॉरी, कुछ गलत हो गया, एक मिनट। 100 अच्छा ही 100 × 24 इज इक्वल टू क्या हो गया, 5D × 6। ये इसको हम 60 कर देते हैं, क्यों, क्योंकि ये किस में है, मिनट में। इसको हमको किस में निकालना, आवर्स में। ठीक है, × 60, इसलिए 5D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 × 24 अपॉन 60। ठीक है, और कट गया 5 से 2, कैसे गलती हो जा रहा है, क्या हो गया, ये 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। 5D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 × 24 अपॉन 5 × 6। ओके, 2 और 6 × 24, 8 किलोमीटर है आंसर। हाँ जी, 8 किलोमीटर निकल गया। समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या लगाए हम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट इन क्लास इन 20 ईयर्स। 20 ईयर्स का है तो उसका क्या निकल जाएंगे हम, टोटल ईयर का 5 × 20 कर देंगे, कितना टोटल ईयर आ जाएगा, 100 ईयर। ठीक है, इफ़ वी ऐड अ एज ऑफ टीचर, अगर हम एक टीचर को ऐड करते हैं तो एवरेज इंक्रीज कितना हो जा रहा है, 5 साल से। एवरेज हमारा क्या है, 20, उसमें ऐड कर दिए 5, तो कितना हो गया, 25। लोग कितने हो गए, 5 से 6, 25 छक्का 150। अब इसको मैं घटा देंगे, इस तो एकदम देखते ही निकल जा रहा है 50। ठीक है, उसका क्या बोल रहा है कि ये सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसमें 300 एम्प्लॉय हैं। कितना है, 300 एम्प्लॉय हैं, है ना। ये तो वेन डायग्राम का सवाल लग रहा है। बिग डेटा एनालिसिस है, ये बिग डेटा है जिसमें 60% है, और 45% वो मशीन लर्निंग, ये है मशीन लर्निंग 45%। 10% बोलता है कि ना तो ये जानता है ना तो वो जानता है, मतलब 100 में 10% घटा देंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 90 इज इक्वल टू 60 + 45 + 1, ये निकल जाएगा 15। ठीक है, तो ये 15 हो गया। अब तो आसान है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु डू नॉट ओनली मशीन, तो ये 45 में से 15 गया 30, इसका 300 का 30% निकाल दो, 90। ठीक है, वन 146 हो गया, 147, 147 क्या है, अरे ये तो और ही सवाल आसान है। क्या बोल रहा है कि रेडियस दिया हुआ है, उसका एरिया तो πr² होता है, πr², ये वो तो
4 का इसका तो आसान है कि आर स्क्वायर हो गया 16:1। डी। सब सवाल भी बताना पड़ेगा। द क्लॉक इज स्टार्टेड एट 10 AM। ये वो क्लॉक का सवाल है। ये देखिए क्लॉक है, क्लॉक क्यों नहीं बना, बनो भाई। हाँ क्लॉक है, 12 घंटा में कितना चला जाएगा, 360 डिग्री। तो 12 आवर्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। 1 आवर्स इज इक्वल टू 12 × 36 30 डिग्री। 1 घंटा इज इक्वल टू, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब 60 मिनट के निकाल देंगे तो 60 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30/60 डिग्री। 30/60 डिग्री मतलब हाफ डिग्री। ओके। अब क्या बोला कि 10 बजे से लेके चला है कब तक, 7:30। मतलब 10 से 12 में 2 घंटा हो गया और 12 से इधर प्लस 7.5 घंटा हो गया, 7.5 आवर, मतलब 9.5 आवर्स। 9.5 घंटा, 9.5 घंटा में 9 घंटा में कितना हो गया, 9 × 30 प्लस 30 इंटू हाफ, 15 9 27, 270 प्लस 15 285 डिग्री। 285 डिग्री है, हाँ ये आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। इस कोडिंग डिकोडिंग का जब भी सवाल आए तो आपको क्या करना होता है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, इस तरह इसका लिख लेना है, उसको उल्टा लिख लेना है, ठीक है। जैसे ये जेड हो जाएगा, फिर से लिख के बता रहे हैं। PQRSTUVWXYZ, ऊपर से नंबरिंग करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब ये आसान हो जाएगा। अब क्या करना है, इस तरह लिख देना, MISSIONS मिशंस। इसको कैसे लिखा हुआ है, MSIISNOS। अब देखिए पैटर्न आपको चेक करना है। देखिए M ये दोनों सेम लग रहा है। आई के बाद एस आया है, एस के जगह पे आई के जगह पे एस आया है, ओ के जगह पे एन के जगह पे ओ, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो सेकेंड, जो फर्स्ट और लास्ट लेटर है वो सेम ओरिजिनल पोजीशन पे रह रहा है। सेकेंड और सेकेंड लास्ट लेटर जो है वो स्वैप हो गया है, ठीक है। सेकेंड और सेकेंड लास्ट जो है वो क्या है, स्वैप हुआ है, ठीक है। ये ऐसे हो गया, स्वैप हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए थर्ड और थर्ड लास्ट भी स्वैप हुआ है और फोर्थ लास्ट भी किससे स्वैप हो गया है। तो उसी तरीके से अब क्या है, हमारा जो है आई जो है एस हो गया है, एस जो आई हो गया है, आई जो है एस हो गया है। तो हमको करना किसका है, करना है हमको ऑनलाइन का। तो है ONLINE। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को सेम रख देंगे OE, ठीक है। अब हम स्वैप कर देंगे किसको, अब ये हो जाएगा किससे, एन जो है एन से हो जाएगा तो एन हो जाएगा, एल जो है आई से हो जाएगा, आई हो जाएगा। उसके बाद आई जो है वो एल से हो जाएगा और एन जो है वो फिर से किससे हो जाएगा, आई से हो जाएगा, ठीक है। सो ओ एल एन जो है एल से हो जाएगा ना, ये इससे स्वाइप हुआ एल, उसके बाद ये एल है तो एन आई, ठीक है। ये हो गया स्वैप होके, ऑप्शन है OLNIE, ये ऑप्शन है। अब अगला सवाल क्या है, जगह नहीं बचा, कहाँ बना दें, इसी को हम मिटा के बना दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, बोला कि अमन इज सन ऑफ प्रिया। तो इसमें ना आपको कुछ सिंबल फॉलो करना पड़ता है। जैसे ये सिंबल करेंगे तो सन होता है ना, ये होता है ब्रदर सिस्टर का, और इसमें इस तरह करेंगे तो हस्बैंड वाइफ हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि क्या बोल रहा है कि अमन जो है वो सन है प्रिया का, तो ये प्रिया है, प्रिया का जो सन है वो कौन है, अमन, ठीक है। राज इज द ब्रदर ऑफ सुरेश, अगर इसको अलग लिखना है, राज जो है वो क्या है, ब्रदर है किसका, सुरेश का,
एंड मीरा इज सुरेश डॉटर, सुरेश की जो बेटी है वो कौन है? मीरा। मीरा, इसमें तो नाम दिया हुआ है, नहीं तो बॉक्सिंग से भी करते हैं कि जो बॉक्स होता है वो मेल मान लेंगे या फीमेल मान लेंगे, और जो सर्किल होगा उसको हम मेल या फीमेल मान लेंगे उसके अपोजिट, ठीक है। इसमें तो नाम से ही पता चल रहा है। तो क्या बोल रहा है कि मीरा इज सुरेश डॉटर, सुरेश की डॉक्टर मीरा है, डॉटर मीरा है, बेटी है। प्रिया इज मैरिड टू सुरेश, अब यहाँ देखिए ये प्रिया, प्रिया जो है वो मेरी मैरिड किससे है? सुरेश से। तो प्रिया को उठा के हम इसके बगल में रख देंगे। जो प्रिया है वो सुरेश की क्या है? वाइफ है। तो सुरेश की वाइफ हो गई, तो इस तरीके का सिंबल लगा देंगे, मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, ये मेल और ये फीमेल, ये दोनों भाई बहन हो गए, मीरा और अमन, ठीक है। अब आगे क्या बोला कि निशा इज मैटरनल आंट ऑफ अमन, अमन की मौसी, ठीक है। तो ये कौन हो गई? निशा। अब क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन राज एंड अमन, राज कौन है? ये है राज, सुरेश का भाई, और अमन ये क्या है? इसके चाचा है, मतलब अंकल एंड नेफ्यू, ठीक है। चलिए सवाल खत्म होता है। आप लोग अच्छे से टेस्ट दीजिए। अगर टेस्ट में कम नंबर आ रहा है तो घबराना नहीं है। बोलेंगे क्यों घबराना नहीं है? अगर आप अच्छे से तैयारी किए होंगे, सब कुछ रिवाइज करके आए होंगे, तो आपका अच्छा नंबर आया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप ये देखिए कि कहाँ कमी हुई है, कहाँ रिवीजन की कमी हुई है, कहाँ कम पढ़े हैं, ठीक है। अगर कम पढ़े हैं तो अभी से भी समय है, घबराना नहीं है, पढ़ना है, ठीक है। कैसे पढ़ना है उसके लिए हम लोग हैं, वी आर हेयर टू हेल्प यू। आपको किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए, जस्ट वी आर जस्ट वन कॉल अवे, वन मेल अवे, ठीक है। आपको किसी भी तरीके का चाहिए हेल्प कि नंबर कम आ गया, घबराने का कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। आपको हमेशा क्या करना है? खुश रहना है। और रूल नंबर 1, आपने घबराना नहीं है, ठीक है। सो मिलते हैं फिर आपसे। अच्छे से मेहनत करिए, पढ़िए लिखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।